হুম, গুড ইভিনিং সুমিত, গুড ইভিনিং। আওয়াজ পাচ্ছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছি যে তুমি পারাকপারিকটা নিয়ে বলছিলে না? পারাক নিয়ে কখন বলছিলাম? মানে পারাকপারিকটা মানে এরা ভালো মিউচুয়াল ফান্ড বা এই হ্যাঁ 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 ডিসকাশন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। পারাকপারিকের মতনই আর এখানে মিউচুয়াল ফান্ড পেয়েছি, বুঝলে তো, এমসি। এটা হচ্ছে তোমার এসবিআই ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড আছে, ঠিক আছে? আচ্ছা এরও তোমার আমি ইনভেস্ট করেছি, 1 মাসে 5%-এর রিটার্ন দিয়েছি। আচ্ছা, গ্রুপে ডিসকাস করবি? আমি মিউচুয়াল ফান্ড গ্রুপটা সবাইকে ऐड कराলাম। ঠিক আছে। ठीक है सर, एक्चुअली दिस इज द रीजन। ये ग्रुप काफी दिनों से डिमांड था, सभी कोई बोल रहा था। वेरी गुड शिवम। शिवम ने अभी अभी इसका डिस्प्ले चेंज किया। चलो अच्छा किया शिवम। म्यूचुअल फंड दे दिया। ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस डॉट कॉम क्यों कर रहा है? केजीज कर लीक उसमें। ठीक है शिवम, ठीक है, उसको चेंज कर लेना ठीक ठाक करके। यस। ओके तो बेसिकली यही है सुमित, जो ग्रुप तूने बनाया था उस ग्रुप को मैंने एक आज पार्टिसिपेंट्स के थ्रू से सामने लाया। अब जो भी मार्केट में खबर हो, जो भी स्पेशल मैटर हो, आप लोग एक दूसरे से शेयर कीजिए। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि एस जी स्क्वायर नाम का फुल फॉर्म क्या है? नॉलेज सीकर्स गेनर्स एंड गिवर्स, है ना? KSG। के फॉर नॉलेज, एस फॉर सीकर्स एंड जी फॉर गेनर्स एंड गिवर्स। ठीक है। सो जो जिस रीजन से ये KSG स्क्वायर है उसका आप लोग ही कर सकते हो उसका एक्चुअल जस्टिफिकेशन। ठीक है सर, चलो हम लोग आज का डिस्कशन चालू करते हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ म्यूचुअल फंड में, डेब्ट फंड में कुछ फंड बाकी है। ठीक है, डेब्ट फंड में काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज देर आर वेराइटीज ऑफ डेब्ट फंड कॉन्सेप्ट। कंपेयर मतलब कंपेयर टू इक्विटी फंड, डेब्ट फंड में मार्केट बहुत ज़्यादा, मतलब एक्चुअली ये जो कैपिटल मार्केट एरिया है इसमें इक्विटी से ज़्यादा डेब्ट में फोकस किया जाता है। मतलब इट्स ह्यूज मार्केट, ह्यूज। मतलब मैं सिर्फ ह्यूज बोल के कितना ह्यूज आई डोंट नो, बट इट्स सीरियसली ह्यूज। मैं आपको ऑलरेडी 9-10 तरह का अलग अलग टाइप ऑफ डेब्ट फंड के बारे में डिस्कस कर दिया। आज भी कुछ डिस्कस करूंगा। और डेब्ट फंड डिस्कस करते करते मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी कोशिश करूंगा देने का, जो डेब्ट फंड का, आज का डेब्ट फंड को समझने में आपको हेल्प होगा। ऐसे हम लोग काफ़ी दिनों से डेब्ट फंड में काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशंस कर रहे हैं। जैसे आज मैं आपके साथ एक PSU डेब्ट फंड के बारे में बात करूंगा, बैंक एंड PSU डेब्ट। मैं आपके साथ गिल्ट फंड के बारे में बात करूंगा। ठीक है, ये गिल्ट फंड क्या है, PSU या बैंक बैंक एंड PSU डेब्ट फंड क्या है। दिस आर वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ आवर डेब्ट फंड कॉन्सेप्ट। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ, एक एक करके मैं स्टार्ट करता हूँ। और ऑलरेडी काफ़ी सारा डेट फंड हो चुका है। और फिर धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स बॉन्ड, फिर आपका ETF, ठीक है, इंडेक्स फंड, ऐसे बहुत सारा फंड है म्यूचुअल फंड के अंदर अभी भी, जो मैं आपको आगे आगे नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स बताऊंगा। लेकिन चलो आज के क्लास में आज का फोकस करते हैं। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, हम लोग डेब्ट मार्केट में काफ़ी दिनों से हैं। और ओरिजिन ऑफ डेब्ट से स्टार्ट किए थे, डेब्ट के ओरिजिन से स्टार्ट किए थे। ओरिजिन से हम लोग देखते देखते लिक्विड फंड समझे, ओवरनाइट फंड समझे, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, डायनामिक बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड। याद है सर? क्या रे, याद है कि भूल गए? इवन आपको प्रैक्टिकलिटी करने के लिए, मतलब ताकि आप लोग इसको प्रैक्टिकली चेक कर पाओ, आपको मैंने कोटक म्यूचुअल फंड के साइट में जाके भी दिखाया, अलग अलग फंड का फैक्ट शीट्स निकाल के दिखाया। मैंने आपको पराग पारिक, जैसे कि सुमित ने आते ही पराग पारिक का नाम लिया, जैसे बहुत बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है नहीं, बट स्टार्ट किया जब से काफ़ी अच्छा कर रहा है। पराग पारिक के अंदर भी बहुत सारा फंड के बारे में आपको प्रैक्टिकल फैक्ट से डिस्कस किया, किस तरह से म्यूचुअल फंड कंपनीज या एसेट मैनेजमेंट कंपनी मार्केट में अलग अलग इक्विटी को चूज करता है, जो आपको एज ए स्टॉक इन्वेस्टर्स भी बहुत हेल्प कर सकता है। आपको बहुत हेल्प कर सकता है कि एक फंड मैनेजर को अगर आप फॉलो करते हो, अलग अलग फंड मैनेजर आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ पराग पारिक में, ठीक है, जैसे पराग पारिक में जो भी फंड मैनेजर है, जैसे राजीव ठक्कर जी, रौनक ठाकर, ऐसे ओंकार, ऐसे बहुत सारे फंड मैनेजर आपको अलग अलग फंड में, जैसे SBI फ्लेक्सी कैप, जैसे सुमित बता रहा था। हाँ सुमित यही बता रहा था ना, जैसे पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, ऐसे ही तू बता रहा था SBI फ्लेक्सी कैप, यही ना? हाँ ओके। हाँ।
सुमित ये ने हेलो, चल तो बोला तो मैं एक बार ओपन करता हूँ, हाँ बोल। এদের হচ্ছে তোমার এসবিআই ফ্লেক্সি ক্যাপ, এরা শুধু একখানা কোম্পানিতে ফরেন ইনভেস্টমেন্ট রয়েছে, যেটা হচ্ছে অ্যালফাবেট। ঠিক আছে। আর अच्छा এদের ওই মানে আমি পুরো প্রসপেক্টাস পড়ছিলাম, তো ওই अच्छा যখন তোমার পারাক পারিকটা বন্ধ করে দিয়েছে তখনই আমি খুঁজছিলাম, তো দেখলাম ভালো রিটার্ন রয়েছে। মানে ওভারঅল যদি আমি দেখি ইন্ডিয়ার মার্কেটের সাথে কম্পেয়ার করে পারাক পারিকের থেকে ভালো রিটার্ন দেয়, কারণ হচ্ছে পারাক পারিকে তোমার ফরেন এক্সপোজারও রয়েছে, যার ফলে এক্সপেকটেশন রিটার্নটা আরো বাড়ার কথা। এবার সেই ক্ষেত্রে ওরা সেই রকম রিটার্ন জেনারেট করতে পারে না, কিন্তু এইটা যদি আমি সেই ওর তুলনায় কম্পেয়ার করি, তাহলে हम्म এইটা অনেক অনেক বেটার। ঠিক আছে। আর তোমার বিটা আলফা সবই মোটামুটি, স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন সবই পুরো পারফেক্ট। আমি নিজে ইনভেস্টমেন্ট শুরু করেছি এটাতে, 1 মাস হলো। 1 মাসে আমি প্রায় 5%-এর কাছে রিটার্ন পেয়েছি चलो অ্যাপ্রক্স। बढ़िया, वेरी गुड सर। ऐसे हम लोग ओपन करके रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। हाँ, जिसके बारे में सुमित बात कर रहा है ईटी मनी में, हम लोग उसका करंट डेटा भी देख पा रहे हैं कि ये फ्लेक्सी कैप है, जिसके बारे में एकदम स्टार्टिंग लेक्चर्स में ही हम लोग फ्लेक्सी कैप के बारे में बात किया था, जिसमें कैपिटल में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटीज होते हैं, रिस्क हाई होते हैं ऐसे फंड में, है ना। ऐसे फंड में रिस्क हाई होते हैं। वैसा ही आप यहाँ पर देख सकते हैं एसबीआई फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट ग्रोथ, जो डायरेक्ट क्या है और रेगुलर क्या है, ये सब आपको मैं बता चुका हूँ, है ना। इसमें कुछ नया बताने का जरूरत नहीं है। व्हाट इज डायरेक्ट, व्हाट इज रेगुलर, ठीक है। ये सबके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर डिटेल्स में थोड़ा सुनना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ईच एंड एवरी क्लास काफ़ी डिटेल्स में है। और अगर आप डिटेल्स में सुनते सुनते हो तो अच्छे से, तो आपको म्यूचुअल फंड के बारे में एक एक बात समझ में आ जाता है, एक एक बात, कोई भी चीज़ छोड़ते नहीं है। जो भी डिटेल्स है वो हर एक चीज़ में बात करते हैं। कुछ बात अभी भी बहुत सारा बात करना बाकी है, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए सर म्यूचुअल फंड में, तो आपको धीरे धीरे समझ आएगा। ऐसे जिस फंड के बारे में सुमित ने बात किया, इसका करेंट रिटर्न जब से ये चालू हुआ है ऑलमोस्ट 17-17.5% रिटर्न दिया है, काफ़ी अच्छा बात है। एनएवी भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ है एक दिन के हिसाब से। और आप यहाँ पर अगर देखोगे, अगर किसी ने स्टार्टिंग 2017 से अगर इसका डेटा है यहाँ पर 10,000 इन्वेस्ट किया था, उसके बाद धीरे धीरे अगर मैं एकदम लेटेस्ट ट्रेंड में देखूं, देखो म्यूचुअल फंड का क्या है, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ बहुत अच्छा दिखता है, स्पेशली इक्विटी बेस्ड फंड में, है ना। अगर किसी ने 6 लाख इन्वेस्ट किया था, ठीक है, अगर किसी ने 6 लाख इन्वेस्ट किया था इंसेप्शन से, तो आज उसका वैल्यू है 9,39,39,000, ठीक है। सिमिलर फंड जो ऐसे कैटेगरी में है जैसे पराग पारिक का, सिमिलर कैटेगरी में 9,23,181, मतलब एवरेज से काफी बेहतर परफॉर्मेंस किया है, जैसे कि सुमित ने बताया। उसका पूरा का पूरा प्रूफ यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। इस फंड का पहले नाम था एसबीआई मैग्नम मल्टी कैप, ठीक है, अभी नाम चेंज करके कर दिया एसबीआई फ्लेक्सी कैप। ये सब सेबी के रेगुलेशंस के कारण होता है, सेबी ही नाम चेंज करने में बताते हैं, ठीक है। सर मैं आज फिर से और फ्लेक्सी कैप में बात नहीं करूंगा, ठीक है। ये सब चर्चा मैं फिर बाद में करूंगा, बिकॉज एक चैप्टर आएगा हम लोग का कि हाउ टू बाई म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो जब हाउ टू बाई म्यूचुअल फंड करेंगे, मतलब बेसिकली जिस तरह का चैप्टर हम लोग तब से पढ़े जा रहे हैं सर, मतलब म्यूचुअल फंड के अंदर आप देख सकते हैं, बैकग्राउंड पढ़े, पर्सनल फाइनेंस देखे, रिटायरमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व किए, ठीक है। फिर हम लोग धीरे धीरे म्यूचुअल फंड में इंट्रोडक्शन देखे, रिटायरमेंट प्रॉब्लम में काफी डिस्कस किए, एनएवी क्या है, फंड क्या है, ठीक है, फैक्ट शीट कैसे डिस्कस किया जाता है, ठीक है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर ऐसे बात करते करते हम लोग इक्विटी स्कीम में चले गए, है ना सर। इक्विटी स्कीम के अंदर एक सेकेंड, अगर आप यहाँ पर देखोगे इक्विटी स्कीम में हम लोग काफी बात किए। फिर डेब्ट फंड पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आज मैं पार्ट 4 डेब्ट फंड के आज 4th लेक्चर्स हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स, इंडेक्स फंड्स, आर्बिट्रेज फंड्स, ठीक है, मेजरिंग म्यूचुअल फंड रिटर्न्स, रोलिंग रिटर्न्स, म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो, डायरेक्ट रेशियो, रेगुलर प्लान कैसे चूज किया जाता है। उसके साथ साथ जैसे सुमित अभी कुछ देर पहले बीटा वगैरह बात कर रहा था, एसेट एलोकेशंस, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ये ईच एंड एवरी मैटर में डिस्कस आगे आगे होगा सर, ठीक है। सो चिंता का कोई बात नहीं है, हर एक बात जो एज एन इन्वेस्टर, एज एन म्यूचुअल फंड एडवाइजर आपको जानना चाहिए, ठीक है, बिकॉज आप लोगों में से बहुत लोग इस एनआईएसएम एग्जाम भी देने वाले हो, आई नो। सो ईच एंड एवरी पर्सपेक्टिव आपको रेडी रहना चाहिए, मार्केट नॉलेज एकदम बहुत मस्त होना चाहिए। और जो लोग सीएमए का तैयारी कर रहे हो, उन्हें भी फाइनेंशियल सेगमेंट में कैपिटल मार्केट लॉ के हिसाब से आपको भी जानना पड़ता है। तो आप लोग तो सर फाइनेंस में इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट हो, तो फिर आप लोगों को तो रेडी रहना ही चाहिए। ठीक है सर, चलो देरी नहीं करना है और आज का डिस्कशन चालू करते हैं। तो डेब्ट फंड में आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, और जो फंड के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, दैट इज
फंड पार्ट 4 में लिक्विडिटी रिस्क के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एज एन म्यूचुअल फंड एडवाइजर, एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, आपको पता होना चाहिए लिक्विडिटी रिस्क म्यूचुअल फंड के लिए क्या होता है। म्यूचुअल फंड मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। म्यूचुअल फंड मतलब मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जैसे बहुत सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैं मार्केट में, आप लोग जानते हो 45 के आसपास एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो इंडिया में बहुत सारा फंड चलाते हैं। जैसे एसबीआई है, यहाँ पर आप देख सकते हो लंबा लिस्ट है, आदित्य बिरला, एक्सेस, डीएसपी, ठीक है, एडिलवीस, पीजीआईएम, आईडीएफसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, निप्पॉन, कनारा रोबेको, ठीक है, कोटक, फ्रैंकलिन, एलएनटी, एचडीएफसी, इन्वेस्को, नाम खत्म नहीं कर सकते। देयर आर लॉट्स ऑफ पॉपुलर फंड, ठीक है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। नाउ कॉन्सेप्ट इज दैट सर एसेट मैनेजमेंट कंपनी पे लिक्विडिटी रिस्क आ सकता है क्या? हाँ सर, इन सिंपल जो लोग अकाउंटेंसी जानते हो या फाइनेंशियल मैटर में नॉलेज रखते हो उनको इतना तो आइडिया है ना, लिक्विडिटी रिस्क का मतलब होता है कि आपके पास जब किसी को पेमेंट करने का बात होता है, क्या आपके पास पैसा है या नहीं। से फॉर एग्जांपल आपका कुछ लोन है, लोन रीपेमेंट करने के लिए आपके पास सफिशिएंट फंड है कि नहीं, ठीक है। अगर कभी भी किसी हालत से आपके पास लिक्विड कैश का कमती पड़ता है, इसका मतलब आप लिक्विड रिस्क में आ जाते हो। इन सिंपल तरीके से सोचो, अगर आप एक बिजनेसमैन, ठीक है, एक सिंपल एंटरप्रेन्योर हो, एक बिजनेसमैन हो, आपको कभी लोन लेते हो, उसका पेमेंट करना है, टाइम आ गया है, ठीक है, या फिर से फॉर एग्जांपल किसी दोस्त से उधार लिए थे, उनको रीपे करना है। तो पॉइंट इज दैट कि आपका जो ऑब्लिगेशंस है, हाँ सर, आपका जो ऑब्लिगेशंस है, आप अपने ऑब्लिगेशंस पे टाइम पे पे कर पाते हो कि नहीं कर पाते, इस पे डिपेंड करता है आपका लिक्विडिटी रिस्क। हाँ या ना, प्लीज टेल मी। यही है ना कि भाई मैं कितना यस लिक्विड सर। हूँ, मेरे पास कितना लिक्विड कैश है, मैं मेरा जो भी ऑब्लिगेशंस है, क्या मैं उसको टाइम पे रीपे कर पा रहा हूँ। दैट्स अ वेरी बिग चैलेंज फॉर एनी कंपनी, फॉर एनी बिजनेस, फॉर एनी फंड मैनेजर। इट्स अ बिग बिग चैलेंज सर। तो दैट इज ऑल अबाउट लिक्विडिटी रिस्क। मैं आपको सिंपल तरीके से अभी बताया, लेकिन ये जो सिंपल तरीका आपको समझ में आया, ये सिंपल तरीका को अगर मैं थोड़ा सा म्यूचुअल फंड कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो ये किस तरफ ये बात जाएगा, ये आपको पहले समझना पड़ेगा। सो इन अवर प्रीवियस चैप्टर वी डिस्कस दी फ्रैंकलिन डेब्ट फंड सागा, याद है ना, फ्रैंकलिन और वोडाफोन का केस, याद है? अगर भूल गए तो जरूर देखिए किस तरह से वोडाफोन क्रैश किया था, और वोडाफोन जो भी डेब्ट लिया था, वोडाफोन का बिजनेस खराब होने के कारण फ्रैंकलिन का जिस तरह से लिक्विडिटी रिस्क क्रिएट हुआ था, मतलब स्पेशली कोरोना पीरियड में रिस्क इतना भयंकर बढ़ गया था कि फ्रैंकलिन के पास फंड नहीं था अपने इन्वेस्टर को रीपे करने के लिए, ऐसा हालत हुआ था। तो लिक्विडिटी रिस्क होता है सर, जिसका केस लॉ मैं लास्ट वीक जो क्लास हुआ था, एक्चुअली लास्ट वीक नहीं हो पाया था, लेकिन उससे प्रीवियस वीक में हम लोगों ने जो क्लास लिया था उसमें आपको वोडाफोन एंड फ्रैंकलिन का जो केस था वो बताया था। आई होप आप लोग भूले नहीं। हाँ सर, भूले तो नहीं ना? नहीं चाहिए सर, अगर एक भूल गए तो फिर बाद में एक बार क्लास देख लीजिएगा कि क्या केस था, किस तरह से फ्रैंकलिन और वोडाफोन के कारण, ठीक है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। मैं बहुत डिटेल्स में बातचीत किया था सर। तो वो वाला एपिसोड जो आप लोगों से साथ मैं डिस्कस किया था, वो आपका आंख कान खोल दिया था कि नहीं, डेब्ट फंड में भी रिस्क आता है। लोगों को नॉर्मल परसेप्शन है कि इक्विटी फंड में ही रिस्क आता है, ये आमतौर पे लोगों का एक सोच है कि इक्विटी फंड में ही रिस्क हो सकता है, बट नहीं। एज एन इन्वेस्टर, एज ए एडवाइजर, यू मस्ट नो रिस्क तो है दोनों तरफ से, इक्विटी में भी है, डेब्ट में भी है। और इसका मैं एक नहीं बहुत सारा एग्जाम्पल आपके सामने लाया इस म्यूचुअल फंड क्लासेस में। We now very clearly know that investing in debt fund should not be based on useless parameters. किसी यूजलेस पैरामीटर्स में आप म्यूचुअल फंड में या डेब्ट फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जैसे कि पास्ट रिटर्न्स, करंट फंड रैंकिंग, ठीक है, ये यूजलेस पैरामीटर है। पहले कितना रिटर्न दिया, करेंटली फंड का रैंकिंग कितना है, सिर्फ इतना देखने से नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि आज फंड का रैंकिंग अच्छा है, बट ये भी तो हो सकता है कि कल किसी कारण से जिस जहां जहां फंड का मतलब म्यूचुअल फंड ने जहां जहां पैसा इन्वेस्ट किया वो गलत जगह में इन्वेस्ट किया। सो दैट इज द रीजन ना, आपको म्यूचुअल फंड का नॉलेज क्यों अच्छे से चाहिए। सो
सर ये जानना इतना आसान भी है नहीं, आपको काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है, काफ़ी नॉलेज रखना पड़ता है, ठीक है। और मार्केट रिस्क तो है ही, है ना। म्यूचुअल फंड में एक बहुत अच्छा टैगलाइन है, ठीक है, कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। और ये मार्केट रिस्क क्यों है, ये आपको लास्ट क्लास में भी समझ में आया था। अगर आप भूल गए तो प्लीज एक बार सुनिए कि क्या लास्ट वीक में मैं बताया था, ठीक है। तो मार्केट हैज टॉट अस टू मेनी टाइम्स that this approach to fund selection is a pointless affair, ठीक है। द इवोल्यूशन मस्ट बी बेस्ड ऑन रिस्क मैट्रिक्स। आप जब भी कोई फंड चूज करोगे उसमें रिस्क मैट्रिक्स जरूर देखना पड़ता है। Unless the investor develops a sense of all the risk involved while investing in a debt fund, he or she should not even venture into a debt fund arena. जब तक आपको रिस्क के बारे में पता नहीं चलता तब तक आपको डेब्ट फंड में आना नहीं चाहिए। सर क्या बात करते हो सर, किसी भी फील्ड में, नॉट जस्ट म्यूचुअल फंड, जिस फील्ड के बारे में नॉलेज ना हो उस फील्ड में आना ही नहीं चाहिए। किसी भी फील्ड में कोई भी काम करो आप, उस फील्ड के बारे में नॉलेज लो। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ना कंपनी के बारे में नॉलेज लो। किसी के कहने पे कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लोग तभी डूबते हैं। किसी के कहने पे इन्वेस्ट कभी नहीं करना चाहिए। आंख बंद करके अपना पैसा क्यों दूसरे को दे, है ना। किसी के बारे में जानो, दूसरे से भी जानो, जानने से कोई परहेज नहीं है, ठीक है। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, जानने से क्या प्रॉब्लम है। इन्फॉर्मेशन तो कहीं से भी ले सकते हो, मेरे से ले सकते हो, दोस्त से ले सकते हो, कोई एडवाइजर से ले सकते हो, ठीक है। आप लोगों में से भी कोई लोग एडवाइस का काम करते हैं, आई नो, ठीक है। सो पॉइंट इज दैट, लेकिन खुद का भी एक नॉलेज बेस होना चाहिए जिससे आप ये एनालाइज कर पाओ कि भाई जो बताया जा रहा है वो आपके लिए कितना सही लग रहा है। खुद का एक रिस्क एपेटाइट सबका होता है। नॉलेज के साथ करोगे ना तो जरूरत पड़ने से वो जो रस्सी है ना उसको खींच भी सकते हो, मतलब रिस्क को कम भी कर सकते हो। लेकिन सिर्फ दूसरे के कहने पे कभी भी किसी भी काम, कोई भी काम नहीं करना चाहिए। द सेम होल्ड्स फॉर इक्विटी फंड्स एज वेल। आप सिर्फ डेब्ट फंड क्यों, इक्विटी के लिए सेम बात मैं करूंगा। हाउएवर थैंक्स टू द टैग लाइन म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, जो इन्वेस्टर के मन में कहीं ना कहीं घुसा देता है कि भाई यहाँ मार्केट रिस्क है, ठीक है, तो थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। अब ये सोच समझ क्या है, सोच मतलब थिंकिंग एंड समझ मतलब नॉलेज, है ना। सोचो ज्ञान के साथ, तभी तो बात है ना सोच समझ, ठीक है। थिंकिंग विद अ नॉलेज। So investors somehow perceive market risk as a risk associated with equity funds. Still, at least they are aware of the fact that equity funds are risky. कम से कम इतना आज के डेट में पता है कि भाई इक्विटी फंड रिस्की है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली द सेम सेट ऑफ पीपल assume that debt funds do not carry any risk. नहीं सर, डेब्ट फंड में भी रिस्क है और उसका मैंने एग्जांपल आपको बार बार बोल रहा हूँ, फ्रैंकलिन वोडाफोन का केस। एंड बिफोर दैट हम लोगों ने और भी काफी सारा मार्केट में कुछ शुगर इंडस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट था, मैं क्लास में डिस्कस किया था, आई होप आपको याद होगा। Unfortunately, if you have read the previous chapter, you know the debt funds are risky too, and you are even familiar with the risk type associated with debt funds, जैसे कि default risk, credit risk, and the interest rate risk. ये सभी तरह का रिस्क डेब्ट फंड में आ सकते हैं। And recent Franklin episode formerly introduced us to another dormant risk called liquidity risk. Now, अभी भी मैंने आपको liquidity risk नहीं समझाया, तो चलो मैं liquidity risk आपको समझाता हूँ। Okay. So we'll start this chapter with a quick discussion of liquidity risk and then proceed to learn the other categories of debt fund. तो पहले थोड़ा liquidity risk देख लेते हैं और उसके बाद जो मैं और दो कैटेगरी का डेब्ट फंड के बारे में आज आपको बताने वाला हूं वो मैं आपको आगे आगे बताता हूं। तो सबसे पहले तो आप लिक्विडिटी रिस्क क्या है वो जानो। फ्रॉम द डेब्ट फंड पर्सपेक्टिव कैन मीन टू थिंग्स, द लैक ऑफ लिक्विडिटी इन द अंडरलाइंग मार्केट, द डेब्ट फंड इन्वेस्टमेंट, दैट इज इंडियन बॉन्ड मार्केट। सर इंडियन बॉन्ड मार्केट का क्या है ना, मैं आपको बॉन्ड मार्केट इन्वेस्टमेंट बताने वाला हूँ। ऐसे आप लोगों को मैं बहुत बार एनएससी बॉन्ड मार्केट या बीएससी बॉन्ड मार्केट में लेके गया और आपको दिखाया कि आप मार्केट से कैसे बॉन्ड परचेस कर सकते हो। ये सुनो, दिखाया कि नहीं यस दिखाया, सर। है ना। तो आप बॉन्ड मार्केट से बॉन्ड परचेस कर सकते हो एनएससी के थ्रू से, जो ट्रेडेड बॉन्ड है, ठीक है, ये सब मार्केट ट्रेडेड बॉन्ड है। नेक्स्ट क्लास में तो मैं आपको बॉन्ड मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका पूरा डिटेल्स एनालिसिस दूंगा एकदम। ऐसे जो लोग आजकल फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लास कर रहे हो, ठीक है, उन्हें भी बता दूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर रहे हैं और वहां पर हम लोग स्पेशली डेब्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बॉन्ड मार्केट या डेब्ट मार्केट दैट इज एक्चुअली, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा म्यूचुअल फंड में ही डिटेल्स एनालिसिस करेंगे कि कैसे आपको बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल टच मिलेगा। जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या है ना, थोड़ा कैलकुलेशन और एनालिसिस पार्ट में जोर देते हैं, यहाँ पर भी कैलकुलेशन एनालिसिस करना होगा बट विथ अ थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा रहेगा बिकॉज इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है ना सर।
आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे अलग अलग टाइप ऑफ बॉन्ड मार्केट में चलता है ना, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में भी मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूँ। ये जो बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आप देख रहे हो ना, जो एनएसई में ट्रेड होता है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज वेल एज बॉन्ड्स, आई विल डिस्कस बोथ दिस थिंग्स टुडे। ठीक है, आज आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का भी आइडिया मिलेगा और बॉन्ड मार्केट के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में ज्यादा चर्चा करूंगा। ठीक है, आज मैं थोड़ा कम करूंगा बॉन्ड के बारे में, लेकिन बॉन्ड के बारे में जो बात मैं अभी आपसे करने जा रहा हूं, आप उस पर प्लीज गौर कीजिए। सर, ये जो म्यूचुअल फंड कंपनीज मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और वो ऐसे ऐसे जगह में इन्वेस्ट करते हैं जो थोड़ा डेब्ट मार्केट में थोड़ा सा रिस्की कम होता है कंपेयर टू इक्विटी। ठीक है, क्योंकि इक्विटी मार्केट टोटली बिजनेस पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है और डेब्ट मार्केट जो है ये लोन बेसिस में चलता है, थोड़ा कम रेट भी इसमें होता है, आप लोग जानते हो। लेकिन सर इसमें लिक्विडिटी रिस्क कहाँ है म्यूचुअल फंड कंपनी की तरफ से? So liquidity risk from a debt fund perspective can mean two things: the lack of liquidity in the underlying market. The debt fund invests in the Indian bond market. Debt fund Indian bond market में इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग जो कंपनीज मार्केट में डेब्ट उठाना चाहते हैं और आप एज एन इन्वेस्टर बॉन्ड खरीदते हो। ठीक है, कंपनी को चाहिए डेब्ट, आप इन्वेस्ट करते हो बॉन्ड में। ठीक है, लेकिन बॉन्ड मार्केट का एक प्रॉब्लम है कि वो बहुत जल्दी लिक्विड नहीं हो सकता, लॉक बहुत दिनों तक होता है। यस ना, बॉन्ड मार्केट काफी दिनों तक सर लॉक इन रहता है। जैसे आप देख सकते हैं सर, मैच्योरिटी बहुत लंबा होता है। ये देखिए आईआरएफसी का, इंडियन रेलवे फाइनेंस का, अगर आप आज भी परचेस करते हो इसका मैच्योरिटी देखो 2031। आईएफसीआई का एक दिख रहा है। हाँ बोलो। बॉन्ड एफडीज की तरह होता है, एक बार यस, बंद थोड़े अच्छे खासे टाइम पीरियड के बाद ही आप उसको रिडीम कर सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, थोड़ा लंबे समय के लिए आपको होल्ड करना पड़ता है। तो जो चीज आपको लंबे समय के लिए होल्ड करना पड़ता है उसका लिक्विडिटी क्या हो गया? लिक्विडिटी नहीं रहा ना। तो नो सर। सर लिक्विडिटी ना रहने से प्रॉब्लम क्या है? सर प्रॉब्लम ये है, एक एएमसी की तरह से सोचो, आपको यहाँ पर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के हिसाब से सोचना है, मतलब म्यूचुअल फंड कंपनीज के हिसाब से। म्यूचुअल फंड बिजनेस जो करते हैं या म्यूचुअल फंड कंपनीज जो है, इनका क्या रिस्क है इसमें? सर इनका रिस्क ऐसा है कि एक तो देखो, इन्वेस्टर का पैसा मार्केट में डाल दिया, बहुत अच्छा, सेफ एरिया में डाल दिया, रिटर्न एकदम मतलब काफी सिक्योर रिटर्न है। लेकिन ये तो एक प्रॉब्लम मैं आपको बताया, लेकिन अभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं आया। एंड दूसरा है लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विद द एएमसी टू सर्विस इन्वेस्टर रिडेम्पशन। अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स शॉर्ट टाइम पे रिडेम्पशन चाहते हैं, लेकिन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के पास तो कुछ मतलब लिमिटेड फंड होता है ना। कोई भी फंड मैनेजर को अगर आप फंड देखोगे, फैक्ट शीट्स देखोगे, जैसे देखो ये पराग पारिक का, मैं आपको थोड़ा सा नीचे लेके जाता हूँ, थोड़ा डेप्ट ओरिएंटेड फंड में लेके जाता हूँ। जैसे कि एक फंड है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। ठीक है, अब देखिए जस्ट नॉलेज के लिए देखिए, यहाँ पर मैं किसी भी फंड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज दैट काइंड ऑफ एनालिसिस नहीं चल रहा है कि भाई कौन सा फंड क्या है, सही है गलत है। ठीक है, वो सब ग्रुप में डिस्कस कर लीजिएगा आपको। ठीक है, जैसे सुमित करता है, इनिशिएटिव लिया है सुमित ने। ठीक है, अनुभव है, शुभो है, शिवम भी करेगा, अनिमेश भी करेगा, आई नो। ठीक है, तो ये सब आप लोग आगे आगे करते रहना ग्रुप में अंदर, लेकिन अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ। वैसे अगर आप देखें यहाँ पर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में, जस्ट लुक एट हियर, इस फंड के अंदर आप जस्ट गौर कीजिए क्या नजर आता है। सर इस हाइब्रिड फंड में, हाइब्रिड कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड मतलब ज्यादातर डेब्ट में इन्वेस्टमेंट है इसका। तो यहाँ पर लिखा है ओपन एंडेड हाइब्रिड स्कीम इन्वेस्टिंग प्रीडोमिनेंटली इन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। सर इसमें थोड़ा गौर कीजिए, टोटल जो परसेंटेज ऑफ एसेट्स हैं इसमें 12.28% तो कॉर्पोरेट में है, कुछ इसका रियल एस्टेट वगैरह में है, रियल एस्टेट फंड में है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में है। ठीक है, दैट इज अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। बट ये म्यूचुअल फंड मार्केट का जो रियल एस्टेट एरिया है या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया है वहां पर डाल देते हैं। इसमें भी काफी है, आप देख सकते हो, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में देख सकते हैं आप यहाँ पर 8.88%। हाँ सर, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हाँ सर दे रहे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो सोवरेन में काफी सारा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, ये सेफ एरिया है काफी। इसमें टोटल परसेंटेज ऑफ एसेट्स का ऑलमोस्ट 80% के आसपास होगा, 75% है। ठीक है, ये फंड तो लिक्विड नहीं है,
आंसर, टोटल फंड का Yes, sir. 75% कहाँ चला गया? आप गवर्नमेंट बॉन्ड Government में के दिए, है ना, गवर्नमेंट बॉन्ड पे दे दिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे दे दिए। अब पॉइंट इज दैट कि तो फिर मैक्सिमम फंड तो लॉक है, तो फिर अगर किसी कारण से जब फंड रिडीम करना चाहता है कस्टमर, ये मतलब इन्वेस्टर, तो कंपनी कहाँ से फंड लाएगा? एसेट मैनेजमेंट कंपनी इतना फंड कहाँ से लाएगा? जैसे जब मार्केट में भागदौड़ मचता है, ठीक है, भागदौड़ मतलब समझते हो ना, क्राइसिस सिचुएशन आता है, सब अपना पैसा उठाना चाहता है, हाँ भले ही थोड़ा कम मिले, भाई दे दो मेरा पैसा, काइंड ऑफ दैट। ऐसे सिचुएशंस में कंपनी मुश्किल में आ जाते हैं, या फिर कंपनी को कोई दूसरा फंड का है, ठीक है, तो कंपनी किस तरह से ये चीज़ों को मैनेज कर पाता है, तो इसमें कंपनी को एक लिक्विडिटी रिस्क आता है। तो ऐसे सिचुएशंस में एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास क्या दूसरा उपाय है, वही आपको मैं बताने वाला हूँ। These are very tightly related, very tightly related। कौन सा दो पॉइंट सर? एक, आप ऐसे जगह में बॉन्ड में इन्वेस्ट करके रखते हो आपका फंड का, point to be noted, the lack of liquidity in underlying market, the debt fund invest in the Indian bond market, and the lack of availability of funds with the AMC to service investor redemption। अब जब इन्वेस्टर को रिडीम करना होता है तो रिडेम्पशन करने के लिए आपको पैसा चाहिए, बेसिकली लिक्विड चाहिए। The lack of liquidity in the bond market implies that AMC cannot quickly liquidate the papers they hold in bond market, which means to say that they are obligated to keep the paper to maturity normally, है ना, और मैच्योरिटी में साथ नहीं रहोगे बिकॉज वही तो ऑब्लिगेशन है, तो भाई कम से कम इतना साल तक आपको फंड में रहना पड़ेगा, अदरवाइज आपका कैपिटल रिस्क होगा या कैपिटल कम हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट, पेनल्टी चार्ज हो सकता है। High percentage of commission of brokerage भी काटेंगे। हाँ एकदम सर, which further implies that the money is kind of locked in. Now the primary job of an AMC, एक AMC का प्राइमरी जॉब क्या होता है? AMC मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी या म्यूचुअल फंड कंपनी। इसका एक प्राइमरी काम ही होता है कि वो आपसे कलेक्ट करता है पैसा फ्रॉम एन इन्वेस्टर, इन्वेस्ट दैट मनी ऑन देयर बिहाफ, आपके बिहाफ में वो मार्केट में डालते हैं, ठीक है, कभी डेब्ट में डालते हैं, कभी इक्विटी में डालते हैं, कभी हाइब्रिड करके डालते हैं, कभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डालते हैं, कभी बॉन्ड में डालते हैं, कभी ट्रेप्स में डालते हैं, कभी इक्विटी में डालते हैं, है ना। आपने देखा बहुत सारा चीज, आपने देखा कि कहाँ कहाँ आपका पैसा पार्क हो सकता है। आई होप इतना आइडिया आपको म्यूचुअल फंड क्लास में मिल ही जा गया होगा, कितना बड़ा मार्केट है और मार्केट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का बाजार लगा हुआ है, और किसमें कितना रिस्क है और किसमें कितना रिस्क कम है, किसमें रिटर्न कितना मिलता है, किसमें कम रिटर्न मिलता है, कौन ज़्यादा लिक्विड है, कौन लिक्विड कम है। जैसे एक साल के अंदर जो भी है वो लिक्विड ज़्यादा माना जाता है। तो जनरेट रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर्स, तो एएमसी का काम क्या है? रिटर्न जनरेट करेगा इन्वेस्टर के बिहाफ एंड रिटर्न द फंड्स व्हेन इन्वेस्टर रिडीम द यूनिट्स, और जब इन्वेस्टर रिडीम करेगा उनको रिटर्न कर देगा, सिंपल बात है। टू ऑनर द इन्वेस्टर रिडेम्पशन द एएमसी मस्ट होल्ड इनफ कैश अक्रॉस ईच ऑफ द स्कीम्स। जितना भी स्कीम्स वो चलाते हैं, हर एक स्कीम के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास इनफ कैश होना चाहिए, बिकॉज कभी भी किसी भी मूवमेंट में कोई अगर रिडीम करेगा तो फंड मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास ओवरऑल उतना कैश होना चाहिए। हाँ क्या होता है ना, अगर मैक्सिमम केस में इन्वेस्टर मतलब एएमसी क्या करता है, पार्क कर देता है पैसा, और स्पेशली जो बॉन्ड या डेब्ट मार्केट है वहां पर, if the AMC does not have enough funds, they cannot service the redemption request that come in, especially in case of redemption request come in large number, है ना। जैसे कि कोविड सिचुएशंस वगैरह में, कोविड सिचुएशंस वगैरह में लोग मार्केट से पैसा विड्रॉल करना चाहेगा, है ना। स्टॉक मार्केट में भी आप लोग देखते हो सब सेल करके निकलना चाहता है, क्यों? बिकॉज मार्केट में रिस्क लगता है, वार सिचुएशंस होता है, कोविड हो, वार हो, या फिर किसी भी तरह का पॉलिटिकल सिचुएशन मतलब अनरेस्ट हो, है ना, गवर्नमेंट फेलिडिटी हो, ठीक है, किसी भी तरह का सिचुएशंस में मार्केट बहुत सेंटिमेंटल है। थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम देंगे ना मार्केट को, मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर में मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट काम कर जाते हैं, और नेगेटिव सेंटिमेंट में लार्ज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आते हैं विड्रॉल का मतलब रिडेम्पशन का। थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकेंड। On the one hand, AMC has invested in debt papers which it cannot sell and when as well as when they wish, मतलब अपने मर्जी से वो सेल नहीं कर सकता, इसका मतलब है lack of liquidity in bond market. And on the other hand, it has to maintain a cash pile to service redemption. In the event of redemption comes in large number, the lack of cash causes a liquidity crisis. प्रॉब्लम देखो, एक रेगुलर बेसिस में जब बिजनेस चलता है ना तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, रेगुलर बेसिस में नॉर्मल क्रेडिटर बिजनेस में आ सकते हैं, बिजनेस उसको पेमेंट टाइम पे कर देता है, लेकिन एक साथ सबको ही आ जाए ना तो मुश्किल है।
है ना। जैसे मानो कि आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आप जिनके भी साथ बैंक से लोन लिए, क्रेडिटर से उधार में पैसा प्रोडक्ट लिए, एक रेगुलर बेसिस में आप टाइमली पेमेंट करते हो, इट्स ओके। बट अचानक से आपको पता चला, किसी को पता चला कि भाई कंपनी बंद होने वाला है, तो सबको ही आपको आके एकदम फोर्स करने लगा कि भाई ये मुश्किल है, वो मुश्किल है, जल्दी पेमेंट करो, जल्दी पेमेंट करो, आप तो पागल हो जाओगे। तो ऐसा सिचुएशन एएमसी को भी आ सकता है। जैसे कि फ्रैंकलिन इंडिया फेस दिस सेम सिचुएशंस, है ना, जो हम लोग आपको वोडाफोन केस में बताया था। ऑन ए डे टू डे बेसिस AMC maintain enough cash to service redemptions. After all, redemptions are a regular affair of an AMC. एक AMC का एक रेगुलर अफेयर होता है रिडेम्पशन करना। However, if there is a surge in redemption, अगर रिडेम्पशन बढ़ जाता है, then AMC will need extra cash to service the redemption. Question is where they will get this money. सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ऐसे सिचुएशंस होगा तो कहाँ से ये पैसा इनको मिलेगा। नाउ अब सेबी का कुछ रूल है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का कुछ रूल है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के लिए। अंडर सेबी गाइडलाइंस एन एएमसी कैन बोरो अप टू 20% ऑफ इट्स नेट एसेट अंडर मैनेजमेंट। जितना इनके पास AUM होता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट होगा, जो अलग अलग फंड का अलग अलग AUM होता है ना सर, जैसे इसका कितना है, ये देखो, ये डेप फंड में 692 करोड़ का है। कोई और फंड देखोगे तो 4000 करोड़ का भी फंड है। ठीक है, डिपेंड करता है कितना बड़ा फंड कंपनी है, उसके ऊपर डिपेंड करके मार्केट में वो फंड कितना एसेट अंडर मैनेजमेंट है, वो नॉलेज आपको मिल जाता है। तो ये एसेट अंडर मैनेजमेंट एज ऑन 31 जनवरी इसका डेब्ट हाइब्रिड फंड का 692.95 करोड़ का है। सो इसका 20% तक वो लोन ले सकता है। ओके सर, ये सबको समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये म्यूचुअल फंड बिजनेस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फैक्ट आपको बता रहा हूँ। तो सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से AMC कैन बोरो अप टू 20% ऑफ इट्स नेट एसेट अंडर मैनेजमेंट। यू कैन रीड दिस डिटेल्स इन डायरेक्शंस हियर। हियर इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ AMC बोरोइंग लिमिट्स। बोरोइंग लिमिट्स क्या है? म्यूचुअल फंड इन इंडिया आर नॉट अलाउड टू बोरो फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। पॉइंट टू बी नोटेड। म्यूचुअल फंड कंपनी कभी भी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बोरो नहीं कर सकता। They can temporarily borrow to a limited extent, that is 20% of the net asset of the scheme for a maximum period of 6 months, only to meet temporary liquidity requirement. टेम्पोररी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ही म्यूचुअल फंड कंपनी मार्केट से लोन ले सकता है। ये सेबी का गाइडलाइंस है। सो इफ एन AMC is pulling this lever to borrow funds, अगर एक AMC फंड बोरो करना चाहता है, then it probably indicates that AMC's usual cash pile is depleting। मतलब उसका जो कैश है, अपने पास जो कैश होना चाहिए, वो कैश क्या हो रहा है? डिप्लेट होना। मतलब डिप्लेशन मतलब क्या? कम हो जाना, है ना। डिप्लेशन का मतलब होता है कम हो जाना। वेरी गुड सर, डाउन हो जाना। Hence they need to borrow more to service redemption request. How do you get to know? कैसे आपको पता चलेगा the AMC is borrowing? AMC बोरो करेगा, ये कैसे पता चलेगा? Well, one needs to look at the monthly portfolio declaration. हर कंपनी का मंथली पोर्टफोलियो डिक्लेरेशन होता है that the AMC makes। ठीक है, if the cash component is positive, अगर उसका पोर्टफोलियो में अगर आप देखोगे कि कैश कंपोनेंट पॉजिटिव है, that means to say that the AMC is not borrowing funds। अगर पॉजिटिव है तो वो बोरो नहीं करेगा। बट अगर कैश कंपोनेंट नेगेटिव है, इसका मतलब कि वो डेब्ट में जा सकता है या जाएगा, जरूर जाएगा। इसमें आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पर एक सर्च रिसर्च चल रहा था, तो उसमें मैं ये वाला चीज मिला है सर, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस रिसर्च में ये पाया गया, जैसे फ्रैंकलिन अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड, ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे, जैसे दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को डिजिटल में? यस सर। देखो इसका इन्वेस्टमेंट बहुत सारा था, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म था। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में बता के रखा। ठीक है, बहुत सारा तरीका का डेब्ट फंड मैंने बता के रखा, उसमें मैंने अल्ट्रा शॉर्ट भी बता के रखा। इसमें कॉमर्शियल पेपर्स हैं, इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में है, टाटा रियल्टी वगैरह में है, ट्रेजरी बिल में भी है। ठीक है, जो सोवरिन होता है सर, ट्रेजरी बिल। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा सर, कॉल कैश एंड अदर एसेट्स, दिख रहा है ना? ये जो कॉल कैश एंड अदर एसेट्स है, इसमें आप देखिएगा कि कितना कैश इसके पास है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1,25,453 125,453 करोड़ समथिंग लाइक दैट, या फिर लाख, जो भी इसका डिटेल्स है, इतना कैश इसके पास अभी है। और वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कैश? प्लीज टेल मी। ये जो 1,25,000 था, ये पॉजिटिव था कि नेगेटिव था? 1 सेकेंड, लुक एट दिस। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? अरे बोलो ना, इज दिस अ पॉजिटिव कैश और नेगेटिव कैश? सर ये तो
125 वालों को तो उसमें क्या करता है, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड में लगा रखा है, पॉजिटिव कैसे वो, उसको तो फिर उसके लिए लोन लेना पड़ेगा, अगर इसमें नहीं डायरेक्ट ये लिक्विडेट तो देखो, कर नहीं। कॉल कैश एंड अदर एसेट्स, मतलब इसके पास जो कॉल कैश एंड अदर एसेट्स पड़ा हुआ है वो इतने अमाउंट का पड़ा हुआ है। तो मेरा कहने का सवाल यही है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तब तो पॉजिटिव। पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होता तो कैसे पता चलता बोला तो? आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट किए हो ना? सर ब्रैकेट थे वो থাকবে। थैंक यू सर। ठीक है, अगर नेगेटिव होता तो ब्रैकेट में। सर कैसे पता चलेगा? चलो देखते हैं। रिसर्च में ये भी पाया जाएगा, आप जब भी इस तरह का पोर्टफोलियो स्टेटमेंट देखोगे ना हर मंथ का, तो आपको ये भी देखने को मिलेगा। ये देखो, ये दूसरा मंथ का है, ये मैं जनवरी का दिखाया पहले, अभी फरवरी का देखो 2020 का है। ये 63,838 धीरे धीरे कम हो रहा है। इसके बाद आप मार्च का देखो, कितना हुआ? 78,336.16। नेगेटिव है ना? यस सर। देखो ये ब्रैकेट में है और ये नेगेटिव है, और धीरे धीरे कम हो ही रहा था। ये चीज पता चल रहा था ट्रेंड से, जिससे आपको पता चलता है कि कंपनी के पास कैश कम हो रहा है। और कैश कम होना मतलब, हाँ सर, नॉट अ गुड साइन, obviously not a good sign. As you can see, the cash component turned negative in March 2020, which means to say that the AMC had borrowed funds, है ना? इसका मतलब है ये कि उसके पास borrowed fund है, showing some early signs of liquidity stress. ये एक अर्ली साइन है लिक्विडिटी स्ट्रेस का। मतलब अगर ऐसा चलता जाए तो वो म्यूचुअल फंड कंपनी मुश्किल में आ सकता है, और अगर कंपनी आएगा तो आप भी आओगे। Franklin folded this particular fund along with 5 other 23rd April 2020, so there was some warning on the wall. There are a couple of things to note here. कुछ चीजें यहाँ पर आपको देखना चाहिए कंपनी के पोर्टफोलियो स्टेटमेंट्स में, जो आपको मंथली कंपनी के साइट से या कंपनी आपको ईमेल भी करता है। There are couple of things to note here. Just because you see a negative cash value, do not jump into the conclusion that the fund is about to go bust. Yes, किसी भी चीज में नेगेटिव देखने से एकदम खत्म हो जाएगा, बास्ट हो जाएगा, इतना भी नेगेटिव अप्रोच नहीं करना चाहिए, बट एक सेंस डेवलप करना चाहिए। कनेक्ट द डॉट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। डॉट को कनेक्ट करो और देखो कि भाई क्या हो रहा है। नेगेटिव कैश कंपोनेंट कैन बी लैगिंग इंडिकेटर, ये एक लैगिंग इंडिकेटर है। रिमेंबर द एएमसी's पोर्टफोलियो डिटेल्स कम्स आउट विद अ डिले। एएमसी पोर्टफोलियो थोड़ा डिटेल बाद में आते हैं। नेवरदलेस दिस इज स्टिल अ गुड इंडिकेटर ऑफ ट्रबल, मतलब फिर भी ये समझा जा सकता है कि ट्रबल होने के लिए एक अच्छा इंडिकेटर है जो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम कर सकता है। सो अगर आप खुद आपका इन्वेस्टमेंट करते हो विदाउट एनी हेल्प ऑफ इन्वेस्टर एडवाइजर, ठीक है, तो फिर आपको क्या देखना चाहिए? देन डू कीप ऑन आई ऑन दिस एवरी मंथ। हर मंथ आप देखते जाओ कि कैश का क्या हालत है। द ओनस इज ऑन यू, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है टू फिगर द डेवलपमेंट इन द मार्केट एंड कनेक्ट दीज डॉट्स। व्हाट डू आई मीन बाय कनेक्ट द डॉट्स? मतलब कनेक्ट द डॉट मतलब जो भी पहले पहले स्टेटमेंट में आपको देखता जाएगा, आप देखते जाओ कि फंड में क्या लगातार कम होते क्या है, ठीक है, ट्रेंड पता कर लो सर। दैट इज कॉल्ड कनेक्टिंग द डॉट्स। ऐसे किसी फेमस कोई फेमस बिजनेस एंटरप्रेन्योर ने ये चीज बताया था, बिजनेस पर्सनालिटीज ने, कनेक्टिंग द डॉट्स। तो बता सकते हो किसने कहा था? सर ये एक्चुअली मोस्ट प्रोबेबली जेब बेजोस का, सॉरी जेब बेजोस बोल रहा हूँ, स्टीव जॉब्स का है। कनेक्टिंग द डॉट्स मतलब आप जब अपने आप को फेलियर महसूस करते हो ना, तो जस्ट एक बार पीछे मुड़ के देखो कि आपने क्या क्या करके आए, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि पहले आप इतना अच्छा अच्छा काम करके आए, इतना सक्सेस आपको मिला है, तो आगे भी आपको सक्सेस मिलेगा। तो जस्ट कनेक्टिंग दी डॉट्स, ठीक है। इसके ऊपर वेदांत का भी एक बहुत अच्छा कहानी है, कभी मौका मिले तो बोलूंगा। ऐसे मैं हर क्लास में गीता वेदांत लाता हूँ। बहुत सारे लोग सोचते होंगे सर पागल ना हो जाए इस सब बारे में, बट एक्चुअली कनेक्टिंग द डॉट्स इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट फ्रॉम वेदांत, मैं आपको बताऊंगा। और स्टीव जॉब्स का भी वेद वेदांत के साथ एक बहुत बड़ा रिलेशन है, वहीं से उन्होंने ये चीज़ सीखा है। सर आप कैसे बोल दिए? सर मैं पढ़ा हूँ इसलिए बोला आपको। ठीक है, बाद में बात करूंगा, चलो आ जाओ। तो कनेक्टिंग द डॉट्स मतलब पुराना सिचुएशन देखो, आज का सिचुएशन देखो। टुडे कनेक्ट द डॉट्स एंड डेवलप ए फोरसाइट, मतलब क्या हमें दिव्य दृष्टि मिल जाएगा। एंड व्हाट वुड हैपन टू फ्रैंकलिन इन मार्च, मतलब क्या फरवरी में खड़े होकर हम बता सकते हैं मार्च में क्या हो सकता है? नहीं, आपको फोरसाइट तो नहीं मिलेगा, बट दीज आर टफ क्वेश्चन टू आंसर। टुडे आई हैव द बेनिफिट ऑफ हिंडसाइट
एंड देयरफॉर आई कैन ले डाउन अ लिस्ट ऑफ थिंग्स। मतलब आपको कुछ चीजें में संदेह हो सकता है और आप कुछ चीजें लिस्ट डाउन कर सकते हो। क्या क्या लिस्ट डाउन कर सकते हो? जैसे फ्रैंकलिन वोडाफोन का एपिसोड जो मैं आपको लास्ट क्लास में समझाया था, वो एक फर्स्ट वार्निंग साइन था जब वोडाफोन फेलियर हो रहा था और फ्रैंकलिन का बहुत बड़ा डेब्ट था, उसमें वोडाफोन में इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा वार्निंग होता है। ऐसा कोई भी वार्निंग अगर किसी भी फंड में कभी भी दिखता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम है इस फंड में। इंडिविजुअल पोर्टफोलियो कंसिस्टेड ऑफ पेपर बिलो AA+। अगर कभी भी ऐसे ऐसे जगह में इन्वेस्टमेंट है जो AA+ से नीचे का रैंकिंग में है, क्रेडिट रेटिंग, ठीक है, तो वो भी एक चिंता का विषय है, बिकॉज दिस वाज ऑलवेज क्वेश्चनेबल। मार्केट में जो रेटिंग एजेंसीज होते हैं, आप लोगों को पता है, हर फंड के या बॉन्ड के मैटर में एक रेटिंग चलता है। म्यूचुअल फंड में भी चलता है, बॉन्ड बॉन्ड में, ये सब में चीज में भी चलता है, जैसे क्रिसिल, केयर, ये सब बॉन्ड में रेटिंग देते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे ऐसे जगह में इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, जिसका रेटिंग अच्छा नहीं है, जैसे ये देखो, ये कॉर्पोरेट बॉन्ड में पराग पारिक का इन्वेस्टमेंट है जिसमें क्रिसिल AAA रेटिंग दिया है। तो AAA रेटिंग इज ए गुड वेरी गुड रेटिंग सर। बट कभी भी अगर किसी जगह में AA रेटिंग वाला बॉन्ड या AA+ वाला रेटिंग वाला बॉन्ड में है, तो फिर आपको आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, ये लिक्विडिटी रिस्क में डाल सकता है। तो सर क्या AA या AA+ के नीचे इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा बात नहीं है। बट ऐसा बॉन्ड में हमेशा रिस्क ज्यादा होता है। सर रिस्क ज्यादा होने से क्या है? सर रिटर्न ज्यादा होगा ना। हाँ सर, लेकिन रिस्क भी तो ज्यादा होगा ना। रिटर्न ज्यादा हो सकता है बट रिस्क भी ज्यादा हो सकता है। मतलब या तो डूबोगे या तो मरोगे या तो जीतोगे। ठीक है, ऐसा होता है बात। अच्छा, कैश डिक्रीज करेगा, बोरोइंग इंक्रीज करेगा। द मार्केट इटसेल्फ वाज वीक। जैसे कि अगर मार्केट खुद वीक है, पूरा का पूरा मार्केट वीक है, जैसे कि कोविड-19, अगर ऐसा हालत हो जाए तो फिर स्ट्रीट सेंटीमेंट क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, तो व्हेन यू कनेक्ट दिस थिंग्स यू वुड समहाउ सी ट्रबल ब्रूइंग। ठीक है, ट्रबल आपको दिखेगा। आई अंडरस्टैंड इट मे नॉट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर रेगुलर इन्वेस्टर्स, या फिर अगर आप सीजन एनालिस्ट भी हो, कभी कभी करते हो, विथ मोर मार्केट एक्सपीरियंस द कनेक्ट द डॉट्स बिट बिकम्स मोर इंट्यूटिव एंड द कॉल विद इवेंचुअली कम फ्रॉम योर गट। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली ये जो फ्यूचर किस फंड का क्या होगा, ये गट फीलिंग से आता है और वो एक्सपीरियंस के साथ भी आता है। कभी कभी एक्सपीरियंस ना भी हो ना, कुछ स्पेशल सेंस किसी किसी के अंदर ना एक होता है सर। ठीक है, हमेशा एक्सपीरियंस ऐसा होता तो फिर हमेशा 60 साल के ऊपर वाले लोग ही सक्सेसफुल होता है ना। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अरे किस बात का एक्सपीरियंस होना चाहिए? अगर ऐसा ही बात है तो फिर हर जगह में 60 साल के लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। बट ऐसा तो नहीं है ना। जो आज यूथ है, जैसे जॉब मार्केट में एक ऐसा कहावत है, ऐसे सो कॉल्ड जॉब मार्केट, सो कॉल्ड जॉब मार्केट में एक प्रॉब्लम है। सो कॉल्ड जॉब मार्केट बोला मैं, नॉट ऑल जॉब मार्केट। जो लोग रियल टैलेंट ढूंढता है ना, वो बना लेता है। लेकिन जिनको एक टिपिकल पुराना सिस्टम में जो चले आ रहे हैं ऐसे ही चलाना है, उनको एक्सपीरियंस वाला चाहिए। बिकॉज क्या आपका एक्सपीरियंस है? मतलब देखो, मेरा कुछ इनोवेशन नहीं है, ऐसा ही करना है, तो आपका एक्सपीरियंस है तो आप कर सकते हो। लेकिन कुछ इनोवेटिव करना है किसी को ना, तो वो एक्सपीरियंस नहीं, वो बंदे के अंदर, मतलब उस पर्टिकुलर इंसान के अंदर का नॉलेज दिखता है कि भाई आप बिजनेस में क्या डेवलप कर सकते हो, आप बिजनेस में कुछ नया ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। ठीक है, आप मेरे बिजनेस को कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, उसमें इनोवेशन चाहिए। सो ये हमेशा कॉन्ट्रेडिक्टरी पॉइंट है कि भी कुछ लोग एक्सपीरियंस को देखता है, कुछ लोग टैलेंट को देखता है। तो इसको लेके वाद विवाद रहेगा। कुछ कुछ एरिया है जहां पर एक्सपीरियंस सीरियसली मैंडेटरी है, बट नॉट इन ऑल एरिया जहां पर एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। मैं आपको बता दूं सर, बिकॉज ऐसा तो नहीं ना, कोई माँ के पेट से कुछ भी सीख के नहीं आता। सीख के आता है क्या? हाँ सर, माँ के पेट से आप कुछ नेचुरल जेनेटिक चीज आपके अंदर आ सकता है, बट बाकी चीज तो आप बाहर आने के बाद ही सीखते हो, समाज से, स्कूल से। हाँ सर, मेरा तो यही मानना है। सो एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, बट मतलब ऐसा नहीं कि होना ही पड़ेगा। बस आप अपना टैलेंट बना के रखो, किसी भी चीज में आप आराम से सक्सेसफुल बन सकते हो। बस टैलेंट बना के रखो। बात मारो में ना, क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बिकॉज आज जो एक्सपीरियंस हुआ है ना, वो कभी ना कभी अपने टैलेंट से ही अपना जगह बनाया था। सो ऑलवेज ट्राई टू बी ए टैलेंटेड। ठीक है, एक्सपीरियंस तो आपको कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त में हो ही जाएगा। क्या सर गलत बोला क्या? बोलो। क्या रे, समझ में आ रहा है कि नहीं? सर आप लोग चुप होने से मेरे को समझ में कैसे आएगा? कोई तो बोलो, हाँ है ना, कुछ दादा। तो बोलो। थैंक यू सर। आप लोग सुन तो रहे हो ना?
या सो गए? यस सर। ओके सर, ठीक है। सो आप एक्सपीरियंस के साथ सोच सकते हो, अपने गट फीलिंग्स को भी बता सकते हो। सो वी विल डिस्कस मोर दिस ऑन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ रिस्क इन हाउ टू सिलेक्ट म्यूचुअल फंड्स। एक चैप्टर आएगा आगे आगे, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना चाहिए। बट करेंटली अभी मैं आपको 2 डेब्ट फंड के बारे में बताऊंगा। लेकिन इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकता हूँ कि लिक्विडिटी रिस्क क्या है म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए, ये तो समझ में आ गया होगा। यस हेलो, सर। ठीक है। तो ये रिस्क से आप फंड का फ्यूचर को समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन फिलहाल कुछ न्यू फंड के बारे में नॉलेज लेना है। चलो सर, ये कौन सा फंड है? सर बैंकिंग एंड पीएसयू डेब्ट फंड। सर ये किस तरह का फंड है? बैंकिंग एंड पीएसयू डेब्ट फंड सर काफ़ी सेफ होता है, काफ़ी सिक्योर माना जाता है, तो फिर इन्वेस्ट कर देना चाहिए। हाँ सर, थोड़ा लॉन्ग टर्म भी होता है। I would have stopped discussing debt fund right after the medium duration fund because in my opinion all other types of debt funds are entirely pointless and typically retail portfolio. It's okay. However, I think it is important to discuss other debt fund types to let you know what they are and what to expect. जैसे कि banking and PSU debt fund. सर ये क्या करता है? Public sector undertaking or banking debt fund. Before we proceed, think about this a bit and try to imagine what the banking and PSU debt fund. मतलब सिंपल बात है, बैंक PSU का जो डेब्ट हमसे लेता है वो फंड है ये वाला फंड। हाँ सर, थोड़ा बहुत आप सही सोच रहे हो, बट देखो एक्चुअली क्या है। इफ यू आर समवन लाइक मी, आई एम श्योर यू हैव थॉट दैट द बैंकिंग एंड पीएसयू डेब्ट फंड एज द नेम सजेस्ट इज अ फंड दैट इन्वेस्ट इन पेपर्स फ्रॉम बैंकिंग एंड पीएसयू सेक्टर्स। मतलब बैंकिंग एंड पीएसयू सेक्टर जो कमर्शियल पेपर या जो डेब्ट पेपर निकालते हैं उसके बेसिस में आप उन पे पैसा डालते हो। सो बैंकिंग एंड पीएसयू सेक्टर इज वन ऑफ द सेफेस्ट इन इंडिया। यस, काफी सेफ माना जाता है। सर सेबी ने क्या कहा? सेबी इसके बारे में क्या कहा, चलो देख लेते हैं। सेबी ने कुछ ऐसा कहा, बैंकिंग पीएसयू फंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ बैंकिंग पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग्स एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस म्युनिसिपल बॉन्ड्स, ठीक है, ये सब में इन्वेस्टमेंट होता है। स्कीम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे, म्युनिसिपल बॉन्ड पे 80% ऑफ टोटल एसेट्स। लेकिन बाकी 20% कहाँ करेगा इसके बारे में कुछ बोला नहीं। और ये ओपन एंडेड होता है, आजकल मैक्सिमम ओपन एंडेड ही होता है, क्लोज एंडेड नहीं होता। इन्वेस्टिंग इन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ बैंक, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्युनिसिपल बॉन्ड्स, ठीक है। ऐसे ऐसे जगह में नॉर्मली ये इन्वेस्ट कर सकता है। वेल इट लुक्स वी वेर ऑलमोस्ट राइट। यस, हम लोग ऑलमोस्ट राइट है। बट यहाँ पर एक सवाल है। सवाल ये है कि सर फंड में ये बोला बैंक फंड इन्वेस्ट इन बैंकिंग एंड पीएसयू डेब्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 80%। लेकिन यहाँ पर एक चीज अटेंशन दीजिए, 80% बोला, बाकी 20% इन्वेस्ट कहाँ करेगा? कहीं पर भी कर सकता है। अब देखो सर, जब आपने सुना कि डेब्ट एंड पीएसयू, आपने पूरा सिक्योर माइंड हो गए, है ना? एज एन इन्वेस्टर सोचो, बिकॉज डेब्ट पीएसयू फुल्ली सिक्योर है, काफी सेफ है। लेकिन जैसे ही आपने ये सुना अभी, ये नॉर्मली लोग क्या कर देगा? इग्नोर कर देगा। 80% सोचेगा ही नहीं, 20% कहाँ जाएगा उसके बारे में सोचेगा ही नहीं। बट सिम रहेगा हार्मलेस डेब्ट फंड टर्न्स आउट ट्रिकी, है ना? जो 20% फंड है वो कहाँ जाएगा भाई? वो अगर रिस्क एरिया में जाएगा तो हाँ नॉर्मली चला जाता है रिस्क एरिया में। तो वो रिस्क एरिया अगर होता है ना, तो दिस इज एन 80-20 कॉकटेल एंड देयर इज अ प्रॉब्लम विद इट। थिंक अबाउट दिस फ्रॉम अ रेगुलर रिटेल इन्वेस्टर, व्हेन ही रीड्स द फंड्स टाइटल, इट इज ओनली नेचुरल फॉर हिम टू एक्सपेक्ट द फंड टू बी 100% बैंकिंग एंड पीएसयू, बिकॉज फंड का नाम ही है बैंकिंग एंड पीएसयू, and he would not expect the fund to have papers from the private sector। मतलब इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी पेपर रह सकता है, इसका आइडिया उसको लगेगा नहीं। सर आप सवाल कर सकते हो, तब तो सेबी को सोचना चाहिए। हाँ, सेबी काफी सारा फंड में चेंजेस किया है, अब यहाँ पर अभी भी चेंजेस नहीं आया। इफ ए डिफॉल्ट ऑकर्स इन वन ऑफ द पेपर फ्रॉम द 20% बकेट, देन द फंड एनएवी टेक्स इट। अगर किसी भी फंड में थोड़ा सा भी कुछ नेगेटिव इशू आता है तो एनएवी में चेंज आ जाएगा। एन इन्वेस्टर एक्सपेक्टिंग प्योर प्ले बैंकिंग पीएसयू फंड, द फंड मैनेजर फॉर लाउजी इन्वेस्टमेंट और सेबी और परमिटिंग दिस कॉकटेल। तो सेबी ने कैसे परमिट किया? आप किसको दोष दोगे? भगवान जाने किसको दोष दोगे। लेकिन आपके सामने ऐसा सिचुएशन आ सकता है और आता है, बिकॉज ये जो पीएसयू एंड डेट फंड है, जैसे यहाँ पर मैंने आईडीएफसी म्यूचुअल फंड का एक डेटा यहाँ पर मिला है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ऐसे तो ये डेब्ट फंड है और ये पीएसयू एंड बैंक डेब्ट है, जिसमें आप देख सकते हो कॉर्पोरेट बॉन्ड में नाबार्ड है, एलआईसी हाउसिंग है, पावर फाइनेंस है, नेशनल हाईवे है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, नेशनल हाउसिंग बैंक, एक्सिस बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक, सारा का सारा बैंक है, एचडीएफसी, एनएचपीसी,
हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है सर। बीच में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री भी है। रिलायंस कोई बैंकिंग काम नहीं करते, क्या आपने देखा? हेलो, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? यस सर। है ना? तो सर ये थोड़ा बहुत रिस्क इसमें होता है, बिकॉज वो जो 20% बोला है ना, वो 20% वो किसी भी पेपर में, किसी प्राइवेट कंपनी प्राइवेट कॉर्पोरेट पे भी पेपर पे वो इन्वेस्ट कर सकता है। सो द पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ पेपर फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज। मतलब ये दिमाग में रखिए कि पब्लिक पीएसयू एंड बैंक डेब्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉर्पोरेट में नहीं जा सकता, प्राइवेट कॉर्पोरेट में नहीं जा सकता, जा सकता है। नॉट दैट रिलायंस इज टेरिबल, could be a fantastic paper to hold, still the question is does it belong here? क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि बॉन्ड मतलब डेब्ट का नाम है बैंकिंग एंड पीएसयू डेब्ट फंड, तो फिर रिलायंस यहाँ पर क्या कर रहा है, आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है। बट सडनली हमें इसके मैटर में इतना ज्यादा और दिमाग नहीं लगाना चाहिए, सेबी का काम है, सेबी देखेगा। ओके सर। लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉजिटिव चीज भी है। द गुड पार्ट ऑफ द बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड इज दैट द क्रेडिट रिस्क इज काइंड ऑफ द लोअर साइड, बिकॉज RBI provides liquidity support to banks and NBFC because maximum bank and PSU है, RBI liquidity support देता है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो RBI से सपोर्ट लेके रिडेम्पशन कर सकता है, कौन? बैंक या NBFC। एंड इम्प्लिसिट सोवरेन गारंटी, सर इम्प्लिसिट का मतलब होता है डायरेक्टली नहीं बोलता बट करता है। इम्प्लिसिट का मतलब ही होता है डायरेक्टली नहीं बोलेगा बट करेगा। सोवरेन गारंटी मतलब सरकार की तरफ से आपको गारंटी मिलेगा पीएसयू का फॉल्ट होने में, जैसे कि NHAI, IRFC, समझ पा रहे हैं ना सर? यस सर। तो ये क्रेडिट रिस्क बहुत लो है इसका, बट रिमेंबर क्रेडिट रिस्क कंफर्ट इज फॉर 80% ऑफ द पोर्टफोलियो, बट सेम इज नॉट वैलिड फॉर बैलेंस 20%। 80% के लिए क्रेडिट रिस्क कंफर्ट जोन में है, बट 20% आपको रिस्क में डालता है। If you notice, SEBI has no specializations of the Macaulay's durations of the portfolio। इसमें मैकाउले का ड्यूरेशन के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में कई बार बताया। इसमें मैकाउले ड्यूरेशंस के बारे में बहुत कुछ बोला, जैसे कि लास्ट वीक का डिस्कशंस बहुत डिटेल्स में था मैकाउले के बारे में, ठीक है। तो पोर्टफोलियो विच मींस द फंड मैनेजर इज फ्लेक्सिबल विद द ड्यूरेशन ऑफ द पेपर्स, गिवन दिस द मॉडिफाइड ड्यूरेशन विल बी हायर साइड ऑफ दिस फंड्स। मोटा मोटी इस तरह का पीएसयू डेट फंड का 2.59 इयर्स मॉडिफाइड है और एवरेज मैच्योरिटी 3.10 का है। सो एवरेज ड्यूरेशन हम बोल सकते हैं 3.1 इयर्स का है, विच इज इन लाइन विथ एनी मिड ड्यूरेशन फंड। मैकाउले ड्यूरेशन क्या हो सकता है और क्या होता है, ये प्रीवियस लेक्चर में बात हुआ था। अगर बाई चांस आप भूल गए या आपको रिवाइज करना है तो आप प्रीवियस 2 लेक्चर सुनिए, आपको मैकाउले ड्यूरेशन के बारे में काफी अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। तो अगर देखा जाए कि modified duration 2.6 which is for a debt fund is a slightly higher end of the spectrum, if the interest rate goes up the fund will take quite a bit of time to recover from the fall in NAV। बाकी ओवरऑल ये फंड थोड़ा लंबा समय के लिए है, 3-4 साल। अगर इन्वेस्टर लुकिंग टू इन्वेस्टिंग इन दिस डेट फंड शुड हैव एटलीस्ट 3 to 5 years पर्सपेक्टिव। 3 से 5 साल का एक दिमाग लगा के आप इस तरह का बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड में पैसा लगा सकते हैं। At this point, I think it is important to remind the readers that so far in this module, we are only introducing different types of fund, and we have made few passing comments on some of these categories, but we still have not figured how and why one should invest in or one has to। मतलब किसमें इन्वेस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये तो जब मैं आपको आगे आगे म्यूचुअल फंड चूज करना सिखाऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन अभी हर तरह का फंड के बारे में सुन लो। हाउ टू एनालाइज म्यूचुअल फंड एंड हाउ टू बिल्ड अ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, ये मेरा आगे का डिस्कशन रहेगा। सो वेट एंड वॉच सर, सुनते जाइए, ये सब बात करेंगे। क्रेडिट रिस्क फंड, सर ये भी एक फंड होता है जिसको क्रेडिट रिस्क फंड बोलते हैं। बिफोर अक्टूबर 2017 सेबी ने एक अच्छा ये एक चीज मैंने आपको बताया नहीं, ये जैसे कि अभी आपको मैं बताया बैंकिंग पीएसयू डेट फंड, मैंने यहाँ पर एक बैंकिंग पीएसयू डेट फंड जो रिसेंटली चल रहा है एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर आप देख सकते हो। क्या आपको दिखाई दे रहा है? देखिए तो ये एटी मनी के वेबसाइट में एक्सिस बैंकिंग एंड पीएसयू डेब्ट डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। सर इसका रिटर्न आप देख सकते हो, बिकॉज मैक्सिमम डेब्ट है तो बहुत हाई रिटर्न नहीं दिखेगा आपको, लेकिन एक डेब्ट रिटर्न जितना होना चाहिए वैसा है। यू कैन सी इट हियर 8.22% इसका इंसेप्शन से रिटर्न है पर एनम के हिसाब से, जो करंट बैंकिंग सिस्टम से काफ़ी अच्छा है कंपेरेटिवली। और अगर आप देखोगे
कि इस तरह का फंड मार्केट में, ये एक्सिस बैंक का है, ठीक है, रेटिंग 3 स्टार मिला है, ईटी मनी आउट ऑफ 16 में इसको 1 नंबर दिया है, 15,722 करोड़ का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है, लॉक इन नो लॉक इन है सर, 9 ईयर 3 मंथ का है, 2013 से चल रहा है, निफ्टी बैंकिंग एंड पीएसयू डेप टीआरआई का बेंचमार्क है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 का है, आप लाम सम में 5000 डाल सकते हो। जब से आया है तब से अगर देखोगे 10,000 से शुरू किया अगर किसी ने, तो आज के डेट में अगर देखा जाए, अगर किसी ने 2022 के हिसाब से 6 लाख का इन्वेस्टमेंट है और काफी दिनों से होल्ड करके रखा है, तो 7,19,000 का इसका ग्रोथ हुआ है, ठीक है, लास्ट 5-7 साल के हिसाब से। सो नॉट बैड, रिस्क कम है ना सर, बिकॉज ये किस तरह का फंड है, बैंकिंग पीएसयू डेब्ट है, रिस्क का या क्रेडिट रिस्क बहुत ही लो है ऐसे फंड में, सिर्फ 20% रिस्क होता है ना सर। यहाँ पर आप चाहो तो और डिटेल्स में इसका एनालिसिस देख सकते हो। 96.63% डेब्ट है, इसमें आप यहाँ पर और भी देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेब्ट होल्डिंग है 6.07, फूड कॉर्पोरेशन का 5.29, हिंदुस्तान पेट्रोलियम 3.89, हाउसिंग डेवलपमेंट 3.88, ठीक है, ट्रिपल ए रेटिंग में 77% ट्रिपल ए में, सोवरिन में 10.99, और क्या चाहिए, A1 प्लस में 7.26 एंड कैश एंड कॉल मनी 4.37, एलोकेशन बाय इंस्ट्रूमेंट डिबेंचर में 45, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर में 16, बॉन्ड पे 11.05 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिक्योरिटी में 6.07, मतलब काफी सेफ जोन में है सर, काफी सेफ जोन में। तो इसी तरह से ये काफी सिक्योर फंड हो गया सर। ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना रिस्क के हिसाब से काफी लो होता है, मॉडरेट या लो रिस्क होता है इसमें, ठीक है। तो ये सब चीज आपको किसी भी फंड को एनालाइज करने में या फैक्ट शीट देखने में आपको पता चल जाता है, जैसे आपको यहाँ पर पता चल रहा है, ठीक है। ओके, ऐसे सिमिलर फंड और भी है, एडेलुइस बैंकिंग एंड पीएसयू डेप, कोटक बैंकिंग का है, आईडीएफसी बैंकिंग पीएसयू डेप रिसेंटली, ठीक है, आप ये भी चेक कर सकते हो ये मार्केट में सिमिलर काइंड ऑफ और क्या क्या फंड है और उसका क्या चल रहा है, और जो भी आपको अच्छा मिले सर। आज जैसे कि क्लास में हम लोग बैंकिंग पीएसयू कर रहे हैं, तो आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा, आप मार्केट एनालाइज करके ग्रुप में बताइए कि सर करेंटली कौन सा फॉर्म अच्छा चल, कौन सा फंड अच्छा चल रहा है, या आपके एनालिसिस के हिसाब से किसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा, आप बताइए। बाकी सबको इन्वेस्ट करने से पहले अपना अपना हिसाब से सोच लेगा, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो। कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करो म्यूचुअल फंड एनालाइज करने के लिए, आजकल मार्केट में बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, जैसे ईटी मनी है, मनी कंट्रोल है, आप अपने हिसाब से चूज करो, जो भी यहाँ जहां से भी आपको ठीक लगे आप चूज करके इकोनॉमिक टाइम्स यूज करो, ठीक है। आप बताओ कि भाई ये फंड हम लोगों ने देखा और इसके बारे में हमें ये नॉलेज मिला, क्या सर करोगे ना, इतना तो कर ही सकते हो। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, थोड़ा अपना प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और नॉलेज शेयर करने से आपका नॉलेज भी बढ़ जाएगा। चलो बढ़िया है, क्रेडिट रिस्क फंड के बारे में जान लो सर। क्रेडिट रिस्क मतलब काफी रिस्की है, काफी रिस्की है, रिटर्न बहुत मिल सकता है बट बहुत रिस्की फंड है। सेबी के जो क्रेडिट मतलब बेसिकली 2017 अक्टूबर से पहले क्रेडिट रिस्क फंड का एक दूसरा नाम था जिसका नाम था क्रेडिट अपॉर्चुनिटी फंड, बट सर सेबी ने इसका नाम बदलाया, नाम चेंज करने में बाध्य किया। सेबी बोला कि नहीं नहीं भाई, आप क्रेडिट अपॉर्चुनिटी फंड नहीं बोल सकते, अपॉर्चुनिटी बोलने से सर देखो सर, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी व्हिच साउंड गुड, अपॉर्चुनिटी सर। अपॉर्चुनिटी, रिस्क सुनते ही क्या हो गया, थोड़ा डर हो गया ना मन में। यस सर। यही चीज है यहाँ पर, ये क्रेडिट रिस्क है, मतलब एक्चुअली सच में इसमें रिस्क है सर। कैसे, तो सेबी बताया रिस्क की चीज है, तो इन्वेस्टर को बताओ भाई रिस्क ही है, पहले वाला सिस्टम, यही तो सेबी का काम है, ठीक है। तो किसी किसी चीज में किया है, किसी किसी चीज में थोड़ा सा छोड़ दिया। तो ये जो चेंज इज द परसेप्शन हियर, क्रेडिट अपॉर्चुनिटी फंड, द एम्फसिस इज ऑन द अपॉर्चुनिटी रिटर्न्स एंड जनरली हैज a positive feel, is easier to sell. Credit risk fund, it is the same fund, but by highlighting the term risk, the emphasis is on the risk, and rightly so. Anyway, the name credit risk fund should give you a heads up on what to expect in this fund. क्या expect कर सकते हो आप ऐसे रिस्की फंड से? Yes. चलो देखते हैं, तो सेबी का क्या डेफिनेशन है सर। सेबी के डेफिनेशन के हिसाब से मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स 65%,
टोटल एसेट का 65% आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड में डालना है, और वो भी ऐसा कॉर्पोरेट बॉन्ड जिसका रेटिंग AA या उससे नीचे है। सर ये तो खतरों के खिलाड़ी हो गया। अरे AA या उससे नीचे का कॉर्पोरेट बॉन्ड मतलब खतरों के खिलाड़ी हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ AAA है, AA+ है, और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं AA या उससे नीचे का कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है 65%। तो काफी रिस्की है, और ये ओपन एंडेड होगा, प्रीडोमिनेटली इन्वेस्टिंग इन AA एंड बिलो रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। सर तो फिर ऐसे बॉन्ड में जब कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करेगा तो इन्वेस्टर का पैसा चिंता में जरूर रहेगा, है ना, चिंता में जरूर रहेगा। And if you wondering what the little circumflex next to the name points, word phrase that highlight emphasis on the return aspect of the scheme shall not be used in the name of scheme. For instance, credit opportunity fund, high yield fund, credit advantage, etc. ठीक है, ये सेबी रिसेंटली बंद करना चाहता है। तो सेबी सिंपली स्पेसिफाई दैट AMC asset management company running the credit risk fund should invest 65% of the asset in corporate bond which were AA or below investment grade, which means these bonds carry maximum credit risk, डूबने का चांसेस ज्यादा है, hence the probability of both default by bond issuer and credit downgrade is very high। किसी भी मूवमेंट में रेटिंग एजेंसी इसका क्रेडिट को डाउनग्रेड कर सकता है। अगर मार्केट में उनका बिजनेस का हालत अच्छा नहीं होगा तो क्रेडिट डाउनग्रेड हो जाएगा। ठीक है, जैसे सिबिल को डाउनग्रेड होता है ना, वैसा ही। तो नो स्पेसिफिकेशन ऑन वेयर द बैलेंस 35% गेट इन्वेस्टेड। अच्छा 65% कॉर्पोरेट बॉन्ड AA या उससे नीचे के बॉन्ड में, लेकिन 35% कहाँ करेगा, उसमें सेबी का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, मतलब कहीं भी कर सकता है। सर ऐसा बॉन्ड दिखाओगे? सर दिखाते हैं, रुको। द क्रेडिट रिस्क फंड इज वेयर द फंड मैनेजर कट देमसेल्व्स लूज टू चेज यील्ड्स। बेसिकली वो अपने आप को एक ज्यादा रिस्क एरिया में डालते हैं और काफी ज्यादा यील्ड करने के पीछे भागते हैं। थिंक ऑफ इट लाइक ए हंग्री किड इन ए बफे डिनर पार्टी। बहुत जोर से भूख लगा है किसी को और उनको बफे मिला है, बफेट में जो मर्जी खाए, ठीक है। द प्लेट विल बी लोडेड एंड विद जीरो कंट्रोल। क्या बोलते हो सर? अब लोगों का मन का इच्छा पूरा हो जाएगा ना। अरे बहुत जोर से भूख लगा है और कुछ भी खाओ। आजकल ऐसा ऐसा रेस्टोरेंट भी निकला है ना, बफे, जहां पर आप एकदम बुफे लगा है, आप जो मर्जी खाओ, gets packed in the plate. Similarly, a fund manager running a credit risk fund loads up the portfolio with risky papers to chase yields. Yields मतलब return generate करना। Let me explain this. The objective of a credit risk fund is to take on as much credit risk as possible to ensure higher yield to investors. What does this mean? This means the fund will lend to the investors fund to corporates. ऐसे कॉर्पोरेट को इन्वेस्टर का फंड दे दो whose repayment track record और repayment capability is questionable। सर तो फिर क्यों दे? सर इन्वेस्टर का इच्छा है, लेकिन ज्यादा रिटर्न भी मिल सकता है। आपको मैं म्यूचुअल फंड क्लास से शुरू के दिनों से बोल रहा हूँ, रिटर्न म्यूचुअल फंड एरिया में वहां ज्यादा मिलता है, स्पेशली इन द डेब्ट स्कीम। रिटर्न वहां ज्यादा मिलता है जिनका क्रेडिट रेटिंग कम, और वहां रिटर्न कम मिलता है जहां क्रेडिट रेटिंग हाई। तो ये बात एकदम पहले दिन से क्लियर होना चाहिए। आपको वही ज्यादा रिटर्न देगा जिसका क्रेडिट वर्दीनेस को लेके क्वेश्चन है। सो व्हाई वुड द फंड मैनेजर डेलिबरेटली लेंड टू ए कॉर्पोरेट हु इज अनलाइकली टू रीपे? जो प्रीपे करेगा कि नहीं करेगा इसमें सवाल है। वो इसलिए करता है बिकॉज कॉर्पोरेट नीड्स ऑफ द फंड, गिव मी द मनी एंड आई विल कॉम्पेंसेट यू द हायर इंटरेस्ट रेट। सुभाष बोस की तरह। हाँ सर, काफी रिस्की बात बोल दिया ना सुभाष बोस, गांधी जी जैसा बात नहीं किया था। आप समझ रहे हो ना, इसलिए ज्यादा लोग गांधी जी के साथ था, बिकॉज गांधी जी किसी से खून नहीं मांगा था। सुभाष बोस सबसे खून मांग लिया था और लोग डर गया था, इसलिए वेरी फ्यू लोग ही सुभाष बोस के साथ थे। हाँ सर, आजादी के जंग पे काफी रिस्की एरिया था ना, लेकिन रिटर्न भी बहुत भयंकर आ सकता था, एडजस्टेबल हो गया सर। आजादी के जंग में मैक्सिमम लोग सुभाष बोस के साथ होता तो ज्यादा मजा आता। सर आप गांधी के फिलोसफी को ठुकराते हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। गांधी का फिलोसफी भी एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज फिलोसफी है, बट कभी कभी मुझे लगता है, कभी कभी नहीं मैक्सिमम टाइम, कि सुभाष बोस जैसा फिलोसफी होता तो शायद आज दुनिया में भारत और थोड़ा सामने रहता। मतलब ये जो डर का खेल था ना, ये बहुत खराब खेल था। जैसे आप लोगों ने मेरा स्टेटस देखा कि नहीं, आई डोंट नो,
मैंने एक स्टेटस कल या परसों लगाया था, देखा किसी ने? ये कश्मीर है भारत का, मोहम्मद रफ़ी साहब का एक बहुत ही फेमस गाना था। हाँ, आप लोगों ने पहले कभी सुना था कश्मीर है भारत का ये गाना? ये गाना बहुत ही पुराना गाना है, लेकिन कांग्रेस ने इस गाने को बैन कर दिया था जस्ट बिकॉज पाकिस्तान प्रेशर किया था। ऐसा डर का या फिर ऐसे एडजस्टमेंट का क्या मतलब? आई नो दिस इज सेंसिटिव इशू, बट अपने विचारों में एक सटीक स्टांस लेने में आप बेसिकली कंफ्यूज हो, मतलब उसको पता ही नहीं है कि सच में कश्मीर मेरा है कि नहीं। मतलब उनको भारत के इतिहास के बारे में प्रॉपर या तो नॉलेज नहीं है, या तो फिर सिर्फ अपने गद्दी बचाने के लिए एक प्रॉपर स्टांस लेने में उनको दिक्कत होता था। अरे भाई जो करना है सीना तान के करना चाहिए ना, तब ना वो लीडर है। मैं लीडर नहीं हूँ, मेरे को डर लगता है, लेकिन जो लीडर है ना उसको सीना तान के लीडिंग करना चाहिए। लीडर अगर कंफ्यूज है तो फिर देश भी कंफ्यूज ही रहेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, लीडर कभी भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मारना है मारो, प्यार करना है प्यार करो, जो करना है करो, लीडर को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, है ना सर? मेरा तो यही मानना है। लीडर एक बार हाँ एक बार ना, कभी बोलते हैं कश्मीर हाँ कभी बोलते हैं कश्मीर ना, तो देश का वही हालत होगा। फिर कश्मीर से अरुणाचल में शिफ्ट हो गया था, पता है ना? हाँ, कभी अरुणाचल हमारा कभी अरुणाचल हमारा नहीं। फिर उधर खालिस्तान वाली बोलेगा, कभी खालिस्तान, कभी पंजाब हमारा कभी पंजाब हमारा नहीं। फिर कल वेस्ट बंगाल बोलेगा हम बांग्लादेश का पार्ट है। मतलब इतना कंफ्यूज होने से मुश्किल है ना सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो भी हो, ये लाइन से मुझे थोड़ा सा याद आ गया। क्लियर कट बोलो जो भी बोलना है। द डेब्ट पेपर ऑफ सच कॉर्पोरेट यूजुअली हैव अ लोअर रेटिंग। अच्छा कहाँ से था? यू सी द पॉइंट राइट, कॉर्पोरेट विद बैड क्रेडिट हिस्ट्री। एक सेकेंड, सर कौन से पॉइंट में थे? ये वाला ना, इफ यू गिव मी ए मनी आई विल कंपनसेट विद हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। यही मानसिकता होता है जब इस तरह का रिस्की फंड में इन्वेस्टमेंट होता है। सर अब देश की आजादी के साथ ना आप कंपेयर मत कीजिएगा, वो आजादी का बात था, पर्सपेक्टिव अलग है। मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ कभी कभी जोश में आके, होश खो बैठता हूँ, शायद मुझे बोलना नहीं चाहिए था, बट सर ये एक्चुअली लाइन ही ऐसा दिया है यहाँ पर, ठीक है? इफ यू गिव मी दी मनी एंड आई विल कंपनसेट यू विद हायर इंटरेस्ट रेट, तो मैं मजबूर हो गया बोलने में। बट कभी भी आप अपने इन्वेस्टमेंट के टाइम पे ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा। हाँ सर, आप जरूर थोड़ा सोच समझ के काम को लीजिएगा। हाँ, बिकॉज दिस इज योर इन्वेस्टमेंट, नॉट देश की आजादी। You see the point right, corporate with bad credit history has to entice new lender by paying higher coupon rate। कूपन रेट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट रेट, जो आपको मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी सिखाता हूँ, है ना? कूपन रेट का क्या इस्तेमाल होता है, ऐसे कूपन रेट के बारे में मैं यहाँ पर भी आपको बहुत बार एनएससी के साइड में जाके भी दिखाया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैलकुलेशन सिखाया जाता है सर। कूपन रेट जैसे देखो, अलग अलग बॉन्ड है, उसका कूपन रेट मतलब एनुअल इंटरेस्ट जो आपको इस बॉन्ड से या डेब्ट से मिलने वाला है। सो इस तरह का पेपर में आपको हाई इंटरेस्ट का वादा मिलता है, किसको? म्यूचुअल फंड कंपनीज को, ठीक है? द बोरोइंग एंटिटी विल रिपे एंड ऑनर द इंटरेस्ट पेड रेगुलरली। ही आल्सो होप्स, मतलब एसेट मैनेजमेंट या म्यूचुअल फंड सोचते हैं कॉर्पोरेट एंटिटी इंप्रूव्स इट्स क्रेडिट वर्दिनेस, धीरे धीरे क्रेडिट वर्दिनेस बढ़ जाएगा। ये होप खराब होप नहीं है, दिस इज नॉट अ बैड होप। कई बार ऐसा होता है, जैसे मानो कि जिसका क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, जैसे अगर कभी कभी आप फर्स्ट टाइम लोन लेने जाते हो, फर्स्ट टाइम, अरे कभी ना कभी तो लोन लेने जाओगे। यस सर। तो फर्स्ट टाइम जब कोई लोन लेने जाता है, हाँ हो सकता है आपको थोड़ा कम ही लोन मिले, हो सकता है कि आपको हार्डली 10,000 का ही लोन मिल रहा है, बट कोई 10,000 ही क्यों देगा आपको? तो शुरू के टाइम पे थोड़ा क्वेश्चन तो रहता है कि भाई क्या मेरा 10,000 मिलेगा कि नहीं। लेकिन आजकल कुछ कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज, जैसे कि बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, है ना? ये एकदम
अर्ली लेवल ऑफ लेंडिंग करते हैं, रिस्की हैं बट काफ़ी प्रॉफिट भी कर लिया। बेसिकली वो इस सोच में लोन देते हैं क्रेडिट वर्दीनेस को बढ़ाने के लिए, मतलब वो सोचते हैं कि भाई आज इनका कुछ क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है बट कल हो जाएगा, और ये रिस्क बजाज फाइनेंस का बिजनेस बना दिया सर। ये रिस्क एचडीबी फाइनेंस का, मतलब एचडीएफसी का सिमिलर काइंड ऑफ फाइनेंसिंग बिजनेस है, बिजनेस बना दिया। बंधन का, बंधन आज बैंक बना इसी कॉन्सेप्ट में। आज बंधन माइक्रो फाइनेंस है, बंधन बैंक का लाइसेंस तभी मिला बंधन को बिकॉज बंधन ने ये प्रूव करके दिखाया कि क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ाया जा सकता है। इसी चीज में बांग्लादेश का फेमस नोबेल लॉरेट मोहम्मद यूनुस खान बांग्लादेश ग्रामीण बैंक को वर्ल्ड क्लास बनाया। सिमिलर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना सर? बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट बहुत ही लाजवाब बैंकिंग सिस्टम है, और वो सिस्टम मोहम्मद यूनुस ने बिल्डअप किया बांग्लादेश में। नोबेल लॉरेट भी है वो, और इसीलिए नोबेल लॉरेट है बिकॉज बैंकिंग सिस्टम में पीस लाया। मतलब जिनको लोन देने में हाई लेवल बैंक डरते हैं उनको लोन देते हैं लोग, मतलब जिनको हम विश्वास नहीं करेंगे कि भाई ये मेरा लोन वापस कर सकता है कि नहीं कर सकता, बिकॉज हम लोग लोगों का पोशाक देख के लोन प्रोवाइड करते हैं, है ना, कि भाई उसका मतलब घर कितना है, जमीन कितना है ना, या फिर क्या पहन के आया है, कौन से गाड़ी से आया है, ऐसा देख के हम लोग लोन देते हैं बहुत सारे नॉर्मली जो सो कॉल्ड बैंकर्स जो होते हैं। बट सर ये जो मैन ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ना या फिर जरूरतमंद को लोन देना, इसको बोलते हैं सर, कुछ लोग ऐसे होते हैं मतलब जिसका नीड है अगर आप उसको लोन देते हो और वो आपका इज्जत जरूर रखेगा। इट्स अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट इन बिजनेस सिस्टम। मोहम्मद यूनुस को IIM कोलकाता में एक बार इनवाइट किया गया था। सिमिलर पॉइंट, बड़े बड़े इंडिया के कॉर्पोरेट बैंक, पब्लिक सेक्टर जो फेलियर हुआ है, लॉस मेकिंग हालत में है, उन्होंने सब मतलब बेसिकली मोहम्मद यूनुस डायरेक्टली उनको बोला था कि आप लोग जिस मैटर को देख के लोन देते हो हम लोग उस मैटर को देख के लोन नहीं देते। माइक्रो फाइनेंस कॉन्सेप्ट इसी से बिल्डअप हुआ है, और बांग्लादेश भारत जैसे देशों में काफी फेमस भी हुआ है, साउथ इंडिया में भी इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही पॉपुलर है। सो इट्स अ न्यू वे ऑफ बैंकिंग सिस्टम। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन, दैट इज करेंटली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। सिर्फ रिच को लोन नहीं देना है, छोटे छोटे मतलब छोटा छोटा उद्योग जो उद्योगपति हैं उनको भी लोन देंगे, लेकिन ये सिस्टम बिल्डअप करने में टाइम लगता है। तो ये भी एक अप्रोच है। कॉर्पोरेट एंटिटी इंप्रूव्स इट्स क्रेडिट वर्दीनेस। इफ द क्रेडिट वर्दीनेस इंप्रूव्स देन द रेटिंग ऑफ द बॉन्ड पेपर विल इंप्रूव। इफ द रेटिंग इंप्रूव द बॉन्ड प्राइस गोज अप, और उसमें काफी अच्छा प्रॉफिट इन्हें भी इंक्रीज कर सकता है, और नेट एसेट इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड का परफॉर्मेंस भी जबरदस्त रहेगा, है ना। आपको मैं दिखाता हूँ एक ऐसा ही डीएसपी का एक बहुत ऐसा एक फेमस बॉन्ड है, फंड है, जिसमें आप देखो रिस्क मतलब बहुत भयंकर रिस्क। ये देखो नायरा एनर्जी लिमिटेड को इन्वेस्टमेंट किया। सर आप लुक एट हियर, टोटल एसेट का 30% जिसका रेटिंग है AA, सिर्फ AA, 30% एक पर्टिकुलर कॉर्पोरेट को डेब्ट दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर कॉर्पोरेट को, नायरा एनर्जी को इन्वेस्टमेंट किया ब्लैक रॉक ने, सॉरी डीएसपी ने, हाँ डीएसपी ने, म्यूचुअल फंड कंपनी। तो ह्यूज रिस्क सर, एक कंपनी अगर कुछ भी गड़बड़ होता है पूरा का पूरा फंड खत्म हो जाएगा। The fund manager here has decided to allocate nearly 30% of its asset to just one company. You can imagine the hit of the NAV of this fund if the company were to default on its obligations. अगर वो repay नहीं कर पाता है तो NAV का क्या हालत होगा? The credit rating of the other companies are not excellent either. Well, this is expected from a credit risk fund. Credit risk fund में हमेशा risk होता है. Still, the combination of concentrated positions coupled with the lousy credit rating makes this a hazardous category to invest. Yes, थोड़ा hazard है. अगर hazard सहने का ताकत हो तभी ऐसे फंड में इन्वेस्ट कीजिए, अगर हैजर्ड सहने का ताकत नहीं है तो फिर ऐसे फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब साहस नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है सर? हाँ इस टेल मी, क्रेडिट रिस्क फंड के बारे में समझ में आया कि नहीं आया? क्यों की बुझते पारलो ना।
हेलो, अरे कुछ तो बताओ, समझ में आया नहीं आया? क्या मैं कनेक्टेड हूँ आप लोगों से? हेलो, यस हाँ यस सर। हाँ, समझ में आ रहा यस है ना? सर, यस सर। ये देखो सर, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल क्रेडिट रिस्क फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। सर ये 2022 में इसका एनएवी देखो आप, ये फंड भी क्रेडिट रिस्क फंड में है, 9.23% इंसेप्शन से रिटर्न दे रहा है। और अगर आप देखोगे इसका ग्रोथ सिचुएशन देखोगे, जस्ट लुक हियर, कभी अगर किसी ने, ये येलो लाइन जो है कैटेगरी एवरेज है और ये एवरेज से थोड़ा हाई है, मतलब अगर किसी ने 6 लाख इन्वेस्ट किया है 5-7 साल 4-5 साल पहले, तो करेंटली कम से कम 7,43,000 के आसपास का इसका टोटल वैल्यू हुआ है, जो भी ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, रिस्की है, आप यहाँ पर देख सकते हो कहाँ कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, सब डबल ए में देखो, डबल ए के नीचे, ठीक है, डबल ए प्लस में बहुत ही कम है, 65% कम से कम डबल ए में होना चाहिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये क्रेडिट रिस्क फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में से एक फंड है। तो ऐसे फंड रिटर्न देता है और इसका थोड़ा रिस्क एरिया में इन्वेस्टमेंट रहता है। तो इसका एक आइडिया आपको मिल गया। सर अभी हम लोग एक लास्ट फंड है डेब्ट फंड में, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, और काफ़ी सेफ फंड है जिसको माना जाता है, नाम है सर गिल्ड फंड। सर गिल्ड क्यों? सर गिल्ड बिकॉज ऑफ गोल्ड। तो क्या ये गोल्ड है सर? हाँ गोल्ड है, बट आजकल नहीं है सर। 19th सेंचुरी मतलब पुराने टाइम पे, ब्रिटिश पीरियड में, when government would borrow money they would do so by issuing a bond, फिजिकल पेपर में बॉन्ड इशू करता था, on which the term of the borrowing were written and signed and the agents of such bond were placed in gold, मतलब उसको गोल्ड के साथ सेम पैरामीटर में रखा जाता था। to showcase the sanctity of the government borrowing, such bond issued by the government were called the gilt edged bonds because of golden edges. The presence of gold does not eliminate the credit of interest rate risk. गोल्ड के मतलब ये नहीं कि वो क्रेडिट रिस्क या इंटरेस्ट रेट रिस्क उसमें नहीं रहेगा, बट टेक्निकली इट इज स्टिल ए बॉन्ड, है ना। सो बॉन्ड है तो थोड़ा बहुत रिस्क, जैसे बाकी आप लोग नॉर्मल बॉन्ड में देखा, ऐसे ऐसा रिस्क यहाँ पर भी है, एकदम रिस्क फ्री नहीं है, बट बिकॉज मेनली बोरोवर गवर्नमेंट है, तो implies that there is a virtually zero credit risk because government cannot default on debt obligations. The legacy continues and even today the bond issued by government is called a gilt. जो भी बॉन्ड सरकार इशू करता है उसको गिल्ट बॉन्ड कहा जाता है। There is no gold lacing today, but the sovereign guarantee still exists. Now, as you can imagine, a mutual fund that invests predominantly in government bonds or gilt is called a gilt fund. काफी सेफ है, बहुत ज्यादा। सेबी ने गिल्ट फंड के बारे में क्या बोला है थोड़ा देख लेते हैं सर। सेबी ने बोला कि गिल्ड फंड में 80% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट होना चाहिए टोटल एसेट का, और बाकी इन्वेस्टमेंट के बारे में प्रॉपरली कुछ नहीं कहा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी 80% ऑफ द टोटल एसेट सच दैट द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू 10 ईयर्स। कम से कम 8 से 10 साल का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये गिल्ड फंड का सबसे बड़ा कैरेक्टर है। 2 टाइप्स ऑफ गिल्ड फंड इज देयर, देख लो। Gilt fund invest in a minimum 80% of its asset in government security. This implies that 20% can go anywhere. Again a cocktail problem. थोड़ा बहुत रिस्क फिर से आ गया जो एनएवी को कम कर सकता है। एंड गिल्ड विद 10-year constant duration. Constant duration 10 साल का। This fund is the same as above with the added clause that Macaulay's duration is at least 10 years. But by defining the duration, the entire risk profile of this fund changes. Agreed, there is no credit risk for the investor here because government never do default. But think about the interest rate risk is these funds, especially the constant duration one. Constant मिलेगा आपको. As you can imagine, the interest rate risk is quite significant in these funds because long run में interest अगर गिरता है तो उसका effect fund में आता है. Probably large enough to compensate of this absence of credit risk. But credit risk नहीं है, आपको मतलब down होगा नहीं. I would urge you to look at the fact sheet of any gilt fund and observe the duration of modified return. मोटा मोटी 8-10 साल का टाइम पीरियड अगर साथ में है तो फिर ऐसे फंड में इन्वेस्ट करो, ठीक है, बिकॉज ये फंड मोटा मोटी
8 से 10 साल का, मैकॉली के हिसाब से 10 साल तो है ही, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये फंड चलता है। ठीक है, आपको अगर मैं कुछ रिसेंट गिल्ड फंड का एग्जांपल दूं, इसमें आप आदित्य बिरला सनलाइफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड को देख सकते हो, काफी अच्छा रिसेंट रैंकिंग में है ईटी मनी के हिसाब से। ठीक है, कंसिस्टेंसी है, डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी है, करंट वैल्यू 7.34 लाख के हैं, रिटर्न ऑलमोस्ट 8.04% का है, जब से चालू हुआ है 9.49, ऑलमोस्ट 9.5-10% के आसपास का रिटर्न दे रहा है। अगर किसी ने 6 लाख इन्वेस्टमेंट किया है उन दिनों, आज से कुछ सालों पहले, 4-5 साल पहले, तो अभी कम से कम 7 लाख 7.5 लाख के आसपास का, 7,35,000 के आसपास का वैल्यूएशन है। दिखाई दे रहा है ना सर? इट्स अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। आप यहाँ पर अगर मैं इसका फंड कैटेगरी दिखाऊं, एलोकेशन दिखाऊं, आपको दिख जाएगा। लुक एट हियर, ये देखो, सोवरिन पे ही है 97%। सोवरिन पे, सोवरिन मतलब सब गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 30%, महाराष्ट्र स्टेट का 21, गुजरात का 12.87, उत्तर प्रदेश का 11.92, सब सरकारी है, या तो स्टेट गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट। सो आई होप कि इससे आपको समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट बॉन्ड काफी लंबा टाइम के लिए होता है, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट सरकारी मतलब गिल्ड फंड में सरकारी लेवल में ही जाता है। अगर मैं आपको पराग पारिक का एक फंड है यहाँ पर, आप देख सकते हो, ये जो हाइब्रिड था, कंजर्वेटिव हाइब्रिड था, जो मेनली डोमिनेटेड था डेब्ट पे, यू कैन सी इट हियर, 75% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में है। लुक एट हियर, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, केरला, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, अलग अलग बॉन्ड का नाम है, रिटर्न परसेंटेज भी दिया है। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, गुजरात, बहुत सारे स्टेट का फंड है ये सब, तो बहुत बड़ा लंबा फंड है ये। 75.47% ऑफ द टोटल फंड डेब्ट में ऐसे इंस्ट्रूमेंट में रखा हुआ है। ये पराग पारिक का आपको मैंने दिखाया। तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी जगह में रह सकता है, और ऐसे फंड को गिल्ड फंड कहा जाता है, जो 90-80% या उससे ज्यादा। ये इसको गिल्ड फंड क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज ये 75% ही गवर्नमेंट फंड में दिया है, सिक्योरिटीज में दिया है। गिल्ड फंड का कैरेक्टर ये होता है जो 80% या उससे ज्यादा सरकारी सिक्योरिटीज में देगा, गवर्नमेंट बॉन्ड पे डालेगा। ठीक है सर, बोलो। एक बोझा गालो रे तो था रोशनी, बोलो सर। है सर। तो हम लोग ऑलमोस्ट बहुत सारा एरिया कवर कर चुके हैं, डेब्ट के बारे में भी बात कर चुके हैं। अब आगे आगे डेब्ट इक्विटी का चर्चा और नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग बात करेंगे सर बॉन्ड इन्वेस्टिंग के बारे में, इंडेक्स के बारे में, आर्बिट्रेज के बारे में, म्यूचुअल फंड रिटर्न कैलकुलेट करना सीखेंगे, रोलिंग रिटर्न, म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो, डायरेक्ट एंड रेगुलर प्लान्स का, म्यूचुअल फंड बेंचमार्किंग करना सीखेंगे, बीटा, एसडी, स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशियो, स्टैटिस्टिकल कुछ टूल्स हैं, ये सब भी सीखेंगे। मजेदार पॉइंट है सर, लेकिन हड़बड़ नहीं करेंगे, जैसे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है क्लास, और आप लोग सीख पा रहे हो। क्या सर, इतना उम्मीद कर सकता हूँ ना? सीखने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? अनिमेश, मौसमी, रोशनी, शिवम, सुमित, ना दादा। ठीक है, ओके सर ग्रुप में डिस्कस करो सर। ठीक है, ग्रुप में डिस्कशन चालू करो, जो भी क्लास में हो रहा है ऐसे फंड के बारे में आपको क्या नॉलेज लग रहा है, रिसर्च करो, बताओ ग्रुप में सभी को कि ये फंड में अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अपना राय दो। ठीक है, फ्री राय है, अब बाकी अपने अपने एनालिसिस से सभी कोई देख लेगा। ठीक है सर, ओके, आज इतना ही है। मौसमी यदि पारिस तक टू वेट करे जास, बाकी टाटा सर सबको। हाँ सर। ओके, राक्षी दादा। ओके, गुड नाइट सर, टाटा, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट सुमित, राक्षी सर। गुड नाइट।